नमस्कार सभी को। सुरेश राठी परिवार की ओर से मैं ललित मुंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपना 40th ईयर ऑफ बिजनेस सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आईएपीज आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए हम ला रहे हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार स्वागत है हमारी इस मीटिंग में। और आज हम कितने लकी हैं कि आज हमारे साथ कृष्ण शर्मा जी जैसे एक नोटेड स्पीकर आज हमारे साथ जुड़े हैं। और आज का जो टॉपिक हमने डिजाइन किया उसका नाम हमने रखा है बचत निवेश और आप। बचत निवेश और आप, इस विषय पर आज हमें मार्गदर्शन करेंगे शर्मा जी। वर्षों पहले शर्मा जी आप ही की बातों से और विचारों से प्रेरित होकर हमने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और एसआईपी प्रमोशन की शुरुआत की थी। तो इस चीज का हम आपका ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। और आपके बहुत सारे फैन आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और आपकी बात के होने के बाद अगर समय अलाउ करेगा तो हम उनसे जरूर प्रश्नोत्तर के लिए भी उनसे या उनसे उनके विचार जानने के लिए भी उनको मौका देंगे। लेकिन जो आमतौर पे सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सबके सामने आता है वो कॉमन सवाल ये होता है सबसे बड़ा कि अगर मार्केट हाईएस्ट लेवल पे है अब तक के, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अपन म्यूचुअल फंड में करें कि नहीं करें। और जो इसके साथ छोटे छोटे प्रश्न जुड़े होते हैं कि एसआईपी शुरू करें या नहीं करें, कितने अमाउंट की करें, अलग अलग कितने प्रकार की स्कीम्स लें, इंटरनेशनल वाले फंड्स में जाएं कि नहीं जाएं, ये चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी दीपक साहड़ा जी को। दीपक जी। नमस्कार। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत। सुरेश राठी ग्रुप की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज जो शख्सियत है हमारे बीच, उनका परिचय बताने के लिए ऐसा बोलना कि उनका नाम ही काफी है, तो बिल्कुल सही है। आज के जो वक्ता हमारे बीच में है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बीच में, तो हमारा सौभाग्य है श्री शर्मा जी, कृष्ण शर्मा जी ने हमें समय दिया और वी आर सो लकी। शर्मा जी जोधपुर से ही जुड़े हैं और हमें हर समय मार्गदर्शन दिया है। अभी वे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर एज ए डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट है और साथ साथ नेशनल लीड है ट्रेनिंग सेशन के। आपने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है, 25 सालों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ यह नहीं कहूंगा सिर्फ म्यूचुअल फंड में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में हर फील्ड में आपने 25 सालों का बहुत बड़ा अनुभव है। और इसी अनुभव के साथ साथ ऐसा देश का कोना नहीं है या जैसा ऐसा बड़ा शहर या विदेश में भी आपने करीब 150 से ज्यादा शहरों में अपना उद्घोषण दिया है। करीब 1500 से ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, न कि इन्वेस्टर्स के लिए, बड़ी छोटे और से बड़े एडवाइजर्स के भी आपने ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं। तो बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसे सर ने बताया, ललित सर ने, उनकी वाणी में जो सरस्वती जी साक्षात विराजमान है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी जने उनको सुनने के लिए, उनका अनुभव जानने के लिए लालायित हैं। और मैं बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार और आपके व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश राठी सिक्योरिटीज मुझे ये एक बार फिर मौका देने के लिए, अपने चिर परिचित लोगों से पुनः वर्चुअली देखने के लिए। बहुत समय बाद सब सभी को लेके आनंद का बोध हो रहा है। दीपक जी, आपको न जाने मैं पिछली बार कब मिला था, ललित जी से याद आता है साल भर पहले, सवा साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। तो आप सभी को वर्चुअली देख के मुझे बहुत आनंद का बोध हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका प्रदान किया है। मुझे वो दिन याद आता है 2003 में जब मैं पहली बार सुरेश जी से मेरी मुलाकात हुई थी। वो मेरे एक किसी सभा में सम्मिलित हुए थे और मुझे ये भी याद है, एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर 3000 के आसपास सेंसेक्स हुआ करता था। और उसके बाद ये सेंसेक्स पलक झपकते ही 2 वर्षों में दोगुना हो गया और 2005 में 6000 के आंकड़े को पार करता है। और उस वक्त एक सभा का आयोजन सुरेश जी ने किया था और मुझसे पूछा था कि ये बाजार बहुत ऊंचाइयों पर है और पी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों का मानना है कि बाजार यहाँ से गिर सकता है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो यहाँ 5 बत्ती चौराहे के पास जो होटल है, उसका नाम मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, वहां पर हमने व्याख्यान किया था। और उस सभा का जो शीर्षक रखा था, मैंने रखा था, ये आगाज है, अंजाम नहीं, ये शुरुआत है। जबकि सेंसेक्स पिछले 2.5 वर्षों में दुगना हो चुका था, तब ये बात हुई थी। और आज ये देख के हृदय आंदोलित होता है कि ये सेंसेक्स 55,000 है
और हम में से बहुत सी विभूतियां इसको 5 लाख होते हुए देखी, ये तय है। और ऐसा क्यों होगा, इसको हम, विचित्र सी बात है कि सेंसेक्स जैसे जैसे ऊपर जाता है, आम निवेशक ये मानता है कि वो महंगा हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप एफडी खोलने जाते हैं बैंक में, कभी आपने ये पूछा है कि मैं एफडी 100 रुपए की करूंगा, 500 रुपए की करूंगा, 5 लाख की करूंगा, 5 करोड़ की करूंगा? वो आंकड़ा, चाहे आप एफडी 100 रुपए की करें या 100 करोड़ रुपए की करें, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ब्याज क्या है, मतलब उस एफडी की अर्निंग क्या है। उसी तरह से सेंसेक्स का आंकड़ा 500, 1000, 50,000, 5 लाख मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि 30 कंपनियां ईपीएस क्या कमा रही है। और अद्भुत बात, अगर आप ईपीएस को समझेंगे, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, जितने भी स्टॉक मार्केट में निवेशक हैं, अगर आप उनको इंटरव्यू करें कि इस वक्त निफ्टी का ईपीएस क्या है, सेंसेक्स का ईपीएस क्या है, शायद वो आपको नहीं बता पाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। मैं 2 तरीके से बात करने के लिए तत्पर हूं ललित जी। एक तो ये है कि मैं वो बात करूं जो मैं करना चाहता हूं, उसके लिए प्रेजेंटेशन का प्रयोग करूंगा। और मैं देख रहा हूं संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 200 के आसपास हम लोग हैं, हम, और सभी लोगों के चेहरे भी मैं देख पा रहा हूं। और दूसरा तरीका यह है कि हम विचारों का आदान प्रदान करें, प्रश्नोत्तरी हो जाए और उसके हिसाब से हम चर्चा करें। दोनों ही तरीके से मैं खुला हूं किस तरह से हम बात करें। आई थिंक हम आपका प्रेजेंटेशन पहले देखने के लिए बेताब हैं, वो जरूर, उसके बाद हम आप समय देंगे तो हम बातचीत प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी सर करेंगे। मैं बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन को अपना शेयर करता हूं, मुझे थोड़ा बताइएगा, इज इट विजिबल? दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझ में उसको आएगी जो, यकीन मानिए, धीरे धीरे धनी बनना चाहता है, तुरंत धनी नहीं बनना चाहता है, जो ट्रेडर नहीं है और जो इन्वेस्टर है। और बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वॉरेन बफेट में खास बात क्या है। ऐसे आपको बहुत कम लोग कहते हुए मिलेंगे और मैं इस बात की धृष्टता कर रहा हूं, पर मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं कर हो रहा है कि आप मेरा उपहास उड़ा सकते हैं जो मैं आपसे बात कह रहा हूं। वॉरेन बफेट दुनिया के इतने धनी व्यक्ति बने, एक समय में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने, उसका राज ये नहीं था कि उन्होंने अच्छे स्टॉक्स पकड़े, उसका राज ये नहीं था कि वो बाजार को समझते थे। दोस्तों, उसका राज ये था कि वो स्वयं को समझते थे, और कैसे भी बाजार में हालात रहे हों, वो हमेशा बाजार में उपस्थित रहे। और जो धन का निर्माण उन्होंने किया है ना, वो कंपाउंडिंग की वजह से किया है। आज वो 75 साल से लगातार निवेशित हैं, बिना बाजार से निकले। जिस दिन से वो बाजार में आए हैं, उस दिन से बाजार में बने हुए हैं, और हर वो जो पैसा उन्होंने बचाया है वो उस बाजार में रखा है। और दूसरा ये है कि 1958 में जो मकान उन्होंने खरीदा था $35,000 में, आज भी उसी घर में रहते हैं, जबकि वो $100 बिलियन के मालिक हो गए। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि कंपाउंडिंग की जो शक्ति है, अगर ये शक्ति हम नहीं समझे तो हम निवेश नहीं समझेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप कहेंगे साधारण बात है, हर कोई ये बात करता है, पर हर कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, और अच्छा स्वास्थ्य हर कोई जानता है कि मॉर्निंग वॉक से मिलता है। ईमानदारी से हृदय पे हाथ रखिए और बताइए कितने लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। इस बाजार से अगर पैसा कमाना है, इस बात की जरूरत नहीं है कि आप बाजार को कितना समझते हैं, इस बात की जरूरत नहीं है कि आप इकोनॉमी को कितना समझते हैं, इस बात की भी जरूरत नहीं है कि आपका आईक्यू कितना है और आप कितना जानते हैं। सवाल सिर्फ एक बात का है कि आप कैरेक्टर कैसा रखते हैं, आप बिहेवियर कैसा करते हैं, आप आचरण कैसा करते हैं, आपका स्वयं पर नियंत्रण कैसा है। और हम सभी जानते हैं कि जहां पर स्वयं पर नियंत्रण की बात आती है, भावनाओं से हम बह जाते हैं। ऐसे में इस निवेश को करने का जो सबसे सुगम तरीका है, साधारण तरीका है, मैंने सुरेश जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में उन्होंने इसको, आपने देखा होगा सुरेश राठी सिक्योरिटीज में सुरेश जी ने इस महत्व को 4 चांद लगा दिए जब उन्होंने एसआईपी इस पे फोकस करना शुरू किया। और जो व्यक्ति एसआईपी करता है और लगातार निवेशित रहता है, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरा फोन नंबर रखिए, कोई व्यक्ति अगर इस बाजार में लगातार 20 सालों से एसआईपी कर रहा हो और वो नुकसान पे बैठा हो, आप एक नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मैं सिर्फ संदेश ये नहीं देना आया हूं कि यहाँ पर निवेश करने का तरीका क्या है, पर एक अकाट्य सत्य मैं आपको बताता हूं कि अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है केवल और केवल कारोबार का मालिक बनना। आप कारोबार कर नहीं सकते हैं, पर इक्विटी इतना सुंदर व्यवस्था है कि घर बैठे कारोबार के मालिक बन सकते हैं। कितनी अजीब सी बात है। नारायण मूर्ति और उनके 5 साथियों ने बहुत मेहनत करके इन्फोसिस बनाई, पर इन्फोसिस के आप मालिक बन सकते हैं बिना कोई मेहनत की। ये अद्भुत है। मुझे लगता है कि आज तक की दुनिया में जो सबसे बड़ा वित्तीय आविष्कार हुआ है वो है शेयर होल्डिंग, शेयर को बाजार से खरीदना और कारोबार का मालिक बनना।
ये तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है, ये अकाट्य तस्वीर है। दुनिया के किसी भी राष्ट्र में, किसी भी कालखंड में चले जाइए, आपने सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज में पैसा बनाया। और जानते हैं कितना? 16% के आसपास, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं पिछले 40 सालों की। और 16% कंपाउंडिंग, ललित जी आप समझ सकते हैं 16% कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। 16% की कंपाउंडिंग 1000 रुपए का महीने में निवेश 40 साल में 5 करोड़ बना सकती है। 1000 रुपए 5 साल में, 40 साल में 5 करोड़, ये धन का निर्माण इस 16% ने किया है। और ये किसी भी दूसरे एसेट क्लास से ज्यादा है। यहां तक तो बात समझ में आती है, दिक्कत यहां पर हो जाती है। और यह क्या आप इक्विटी को उसके चरित्र के साथ स्वीकार करते हैं? एक पति और पत्नी में शांति का भाव तभी आता है, उनमें सामंजस्य तभी स्थापित होता है जब एक पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र को, एक दूसरे की प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं। और इक्विटी की प्रवृत्ति है विचलन, वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव। इसी साल ये 250% का रिटर्न दे सकती है, तो अगले ही साल आपसे 40% का नुकसान भी दे सकती है। जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि बाजार में कभी भी कुछ घट सकता है, ये बाजार की साधारण प्रवृत्ति है, जो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, धन का निर्माण वही कर सकता है। तो ये दूसरा अकाट्य सत्य है कि बाजार को आप कभी भी जान नहीं पाएंगे। इस वक्त भी हिंदुस्तान के तमाम निवेशक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार कल क्या होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जानता है कल बाजार में क्या होगा। और यदि आपको कोई जवाब देता है कल बाजार में क्या होगा, वो मिथ्या होगा, पाखंडी होगा। संभव ही नहीं है आप ये जान सके कि कल बाजार में क्या होगा। पर हाँ, आप ये जान सकते हैं कि अगले 5 सालों में बाजार में क्या होगा। अब जो चीज 5 साल में घटनी है वो 4 साल में भी घट सकती है और 6 साल में भी घट सकती है। बाजार की दिशा जानने की तो आप कोशिश कर सकते हैं, पर बाजार की दशा जानने की जहां आप कोशिश करते हैं वहां गलती हो जाती है दोस्तों। क्योंकि विचलन जो है इसका स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। मजेदार बात मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए। मैं म्यूचुअल फंड से आता हूं, इसलिए म्यूचुअल फंड का पक्ष नहीं लूंगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट निवेश ना करें, आप जरूर डायरेक्ट निवेश करें, पर डायरेक्ट निवेश करने से पहले डायरेक्ट निवेश करने की क्षमता को पा लेना, उस ज्ञान को पा लेना, उस अनुभव को पा लेना बहुत जरूरी है। आप वाहन चलाना सीखते हैं तब आप सड़क पे वाहन चलाते हैं। दिक्कत क्या है दोस्तों डायरेक्ट इक्विटी में? डायरेक्ट इक्विटी में दिक्कत यह है, आपने गौर किया होगा, अगर सुबह सुबह जब आप अपनी कार लेके घर से निकलते हैं तो उस कार के पहियों में हवा ठीक है कि नहीं, तेल बराबर है कि नहीं, ब्रेक ठीक काम कर रहा है कि नहीं, इंजन ठीक काम कर रहा है कि नहीं, पहिए के नट बोल्ट कसे हुए हैं कि नहीं, स्टीयरिंग ठीक है कि नहीं, कार की अवस्था व्यवस्था ठीक है कि नहीं। क्योंकि कार में एक भी बोल्ट ढीला हुआ तो दुर्घटना हो सकती है। ये जानने का किसको ये जानने की जिम्मेदारी है? वो व्यक्ति जो कार लेके घर से निकलता है, ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। बहुधा हम बहुत आपाधापी में रहते हैं, हमें बहुत से काम रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने कार की जांच करते हैं घर से निकालने से पहले। पर अगर आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले उसकी जांच की जाती है। जांच करने वाला विभाग अलग होता है, उड़ाने वाला विभाग अलग होता है, मेंटेन करने वाला विभाग अलग होता है, दिशा निर्देश देने वाला विभाग अलग होता है, और उन सबको नियंत्रित करने वाला एटीसी अलग होता है, और इन सब लोगों पर नियंत्रण रखने वाला डीजीसीए होता है, और डीजीसीए पे सरकार नजर रखती है और सरकार तय करती है कि आपका विमान सुरक्षित रहे। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी होता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए सेबी ने रेगुलेशंस बनाए हैं। इससे ज्यादा रेगुलेशंस किसी उद्योग के दुनिया में नहीं। और दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूं, ये तस्वीर आपके सामने देखिए। दिसंबर 2007 से लेके अक्टूबर 2013 के बीच में बाजार कहीं नहीं गया, 20,000 के लेवल पर गोते लगाते रहा। आपका पैसा अगर आपने बाजार में रखा तो हो सकता है पैसा न बना हो, पर किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया है तो आपका पैसा इन 5 सालों के अंदर दुगना हो गया। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर विचलन आपको निवेश में लाभ प्रदान करती है और फंड मैनेजर उसका फायदा उठाता है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप एमफी की साइट पे जाइएगा। आजकल सेबी ने एक व्यवस्था की है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड की स्कीमें निवेश करती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये 3 कैपिटलाइजेशन में सेबी ने व्याख्या की है, और इसकी व्याख्या करने के बाद कौन सा शेयर मिड कैप में आएगा, कौन सा शेयर लार्ज कैप में आएगा, कौन सा शेयर स्मॉल कैप में आएगा, ये सूचना आपको कौन देता है? 6 महीने में एक बार एमफी देता है। अगर आप एमफी की साइट पे जाएंगे तो आप एक अद्भुत बात देखेंगे। पहली 100 कंपनियों में जो आखिरी 100वीं कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 37,000 करोड़ रुपए। पहली कंपनी है रिलायंस, जिसका मार्केट कैप है 13.5 लाख करोड़ रुपए। मतलब हिंदुस्तान में केवल 100 कंपनियां हैं जो 37,000 में निपट जाती हैं, और मिड कैप 11,000 पे आके खत्म हो जाता है, जो अगली 150 कंपनियां।
हिंदुस्तान की 250 कंपनियां 11,000 के मार्केट कैप में खत्म हो जाती है ललित जी। और अद्भुत बात आपको बताता हूं, हिंदुस्तान के अंदर 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं और सारे म्यूचुअल फंड मिलकर भी 400 से ज्यादा कंपनियों पर शोध नहीं करते। जब बाजार बढ़ता है तो गधे घोड़ों से जोर से दौड़ते हैं, लेकिन जब बाजार धाराशायी होता है तो आप जानते हैं गधों की हालत क्या हो जाती है। और जब आप स्वयं की कार लेकर निकलते हैं, जोखिम पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। मेरी चिंता ललित जी सबसे बड़ी यही है कि एक ट्वीट मैंने देखा था एनएससी का, जिसमें ये कहा गया कि 51 लाख नए लोग निवेश करने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान को दृढ़ता प्रदान करेंगे, हिंदुस्तान के बाजार को गहराई प्रदान करेंगे, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये जो नीचे की कंपनियां हैं उनके अंदर बदल जाएगा। और आपके पास में एक बहुत बड़ा मौका होगा जहां पर आपको इनका मार्गदर्शन करना होगा। ये हिंदुस्तान को गहराई तो दे रहे हैं, पर ये अनुभव भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं। बुल्स एंड बियर्स आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मार्केट्स। ये 3 बातें अकाट्य हैं इस बाजार के बारे में। एक चौथी बात मैं और बताना चाहता हूं, ये बड़ी अद्भुत बात है। यहां पर मैंने एक शेयर लिया है एचडीएफसी बैंक। आप कहेंगे आप एचडीएफसी से आते हैं कि आपने इसलिए एचडीएफसी बैंक का शेयर लिया? हरगिज नहीं। ये वो स्टॉक है जो कि 10 साल से निफ्टी को डोमिनेट कर रहा है। ये निफ्टी में सर्वाधिक वेटेज वाला स्टॉक रहा है, और एक ऐसा स्टॉक है ललित जी, बड़ी अद्भुत बात है। आप देखिएगा 25 सालों में इसने कितने धन का निर्माण किया है। 25 साल पहले पहली बार ये इसका कारोबार बाजार में हुआ था 26 मई 1995 को, और 40 रुपए में ट्रेड हुआ। तो मान लीजिए अगर 40 रुपए में आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो आज करीब करीब वो मेरे पास जो आंकड़ा है मैंने फरवरी में बनाया था, तो 19 फरवरी को इसके भाव थे 1538 रुपए। तो आपका जो 4,000 रुपए का निवेश है वो 25 सालों में बढ़ के हो गया 15,38,000। और इतना सशक्त स्टॉक रहा है, इसने इतना बढ़िया कम विचलन के साथ में रिटर्न दिया है कि ये बड़ा भारी भरकम निफ्टी का एक सदस्य बन गया। 10% के आसपास इसका वेटेज निफ्टी में, अकेले एक शेयर का 10% के आसपास वेटेज हो गया। लेकिन इस शेयर को ध्यान से देखिए, अगर मैं 26 मई से 19 फरवरी तक का दिन देखता हूं, तो इस दौरान 6,223 दिन इस शेयर में कारोबार हुआ, और 6,223 दिन के कारोबार में 92.78% केसेस में, 5,774 केसेस में आपके शेयर्स के जो भाव हैं वो पिछले हाई से नीचे थे। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 93% लोग जब बाजार में शेयर खरीदते हैं तो उनका अनुभव क्या होता है ललित जी, कि शेयर खरीदने के बाद अगले दिन भाव गिर जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, ऐसा आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादातर आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये स्टॉक की प्राइस बढ़ती रहती है, लेकिन मैं जिस दिन खरीदता हूं उसके बाद ही ये क्यों गिरना शुरू हो जाता है। किसी को भी आप पूछ लीजिए, ये आपके सामने है। एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर में 93% केसेस में आपके स्टॉक की प्राइस पिछले हाई से नीचे रही, और एक दिन ये शेयर बढ़ता है, एक दिन शेयर गिरता है। 6,223 दिनों में 3,106 दिनों में शेयर के भाव गिरे। अगर हिंदुस्तान के सबसे सशक्त स्टॉक के साथ में ये हो सकता है, तो बाकी स्टॉक्स के साथ में क्या होता होगा? यही विचलन आपको पैसा बनाने नहीं देती है। जानने से कुछ नहीं होगा, इसकी प्रवृत्ति को स्वीकार करके स्वयं की भावनाओं का दमन करने से पैसा बना। ये क्या हम कर पाएंगे? यही हमारे सामने चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने का जो सबसे सुगम्य रास्ता है ना ललित जी, वो है एसआईपी। राइट, ये इसकी रामबाण औषधि है जो आपके भावनाओं को हर प्रकार के सीजन में नियंत्रित कर सकती है। क्योंकि ये बात तय है कि कभी भी बाजार बढ़ सकता है और कभी भी बाजार गिर सकता है। अब ये क्यों हमें इस तरह की तकलीफ होती है, इसके मैं 2 साइकोलॉजिकल कारण जल्दी से बात कर लूं, और उसके बाद में एक बड़ी बात पे आऊंगा कि बाजार अभी महंगा है या नहीं है, और आने वाले कुछ साल बाजार के कैसे दिखते हैं। एक साइकोलॉजी में कहा जाता है जो ह्यूमन नेचर है वो एपोफेनिक होता है। एपोफेनिक का मतलब क्या है कि हम पैटर्न को ढूंढते हैं, और जैसे ही हमें पैटर्न मिलता है हमें असीम शांति का आभास होता है। अगर बाजार एक दिशा में जा रहा है और हमें समझ में आ गया कि बाजार की दिशा कैसे प्रशस्त हुई है, हमें बहुत ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर मिल गया और मैं बाजार को समझ गया। और फिर व्यक्ति तेजी में तेजी देखता है और मंदी में मंदी देखता है। तो इसको पैटर्न सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं। एक दूसरा बिहेवियर है, ये बड़ा मजेदार है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है सर? मैं आपके साथ में अगर बात करूं, मैं जैसे दीपक जी अपना सहयोग कीजिएगा, आपको बात समझ में, लोगों को थोड़ी बात समझ में आएगी। मान लीजिए दीपक जी, आप कार खरीदना चाहते हैं और आपने तय किया कि आप ये कार आपको पसंद आई और ये 10 लाख रुपए की कार है,
और वो कार आप खरीदना चाहते हैं। मैं कार कंपनी में काम करता हूं, आप मुझे फोन करते हैं, ये कार मैंने पसंद की है, ये मैं कल खरीदने जा रहा हूं, क्या मैं ये कार खरीद सकता हूं? तो मैं आपसे कहता हूं दीपक जी, 10 लाख रुपए की कार है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, अभी फेस्टिवल आने वाला है, इस कार में आपको 50,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगले 15 दिनों में ये कार 50,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। तो आप कार को कल खरीदेंगे कि 15 दिन इंतजार करेंगे? क्या करेंगे आप? वेट फॉर द डिस्काउंट। आप वेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में अगर मन में ये विचार आ गया कि भविष्य में कीमत गिरेगी, तो आप अपनी खरीद को सरका देते हैं, आप नहीं खरीदते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आप कहते हैं मेरे को, मैं कार खरीदना चाहता हूं, आज हम लोग बात कर रहे हैं 21 अगस्त के पास बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं 1 सितंबर को कार खरीदना चाहता हूं, आप 10 दिन के बाद में कार खरीदना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि 1.5 साल से कोविड रहा है, हीरो होंडा ने इस साल एक दिन में 1 लाख मोटरसाइकिल बेची है। यह पेंट अप डिमांड है, स्टील की कीमतें महंगी हो रही है, पेंट अप डिमांड इतनी ज्यादा है, मैं आपको अंदरूनी खबर दे रहा हूं, 1 सितंबर को इस कार की कीमत 10,50,000 हो जाएगी। आप क्या करेंगे? आप आज ही हाथों हाथ खरीद लेंगे। तो भविष्य में जब आप ये जानते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, तब आप पे खरीदने का दबाव बढ़ता है। यही दोस्तों बाजारों में भी होता है। फॉलिंग मार्केट में इसलिए आप नहीं खरीद पाते हैं, और राइजिंग मार्केट में 51 लाख नए लोग जुड़ जाते हैं ललित जी, 51 लाख नए लोग जुड़ जाते हैं, और यही व्यक्ति को धाराशायी करता है। जब आप एसआईपी करते हैं, अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, फॉलिंग मार्केट में भी आप खरीदते हैं, राइजिंग मार्केट में भी खरीदते हैं, और जो फॉलिंग मार्केट में आप खरीदते हैं वो आपके लिए धन का निर्माण करती है। ये एक अकेला, जिसको मैंने आपसे कहा ना कि रामबाण औषधि है, ये आपको 3 चीजें देती है। ये आपको अनुशासित करती है, ये आपका एसेट एलोकेशन करती है, और संभावनाओं का दोहन करती है। जो बाजार की संभावनाएं हैं उनका दोहन करती है, और व्यक्ति इसमें से जरूर पैसा बना के निकलता है। जैसे कि मैंने दावा किया था कि आप फोन नंबर रखिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो लगातार एसआईपी कर रहा हो, उससे नुकसान हुआ। अगर एसआईपी की यात्रा में आपको ये अनुभव होता है कि आप अनिश्चितता का अनुभव करते हैं, आप शॉर्ट टर्म लॉस का अनुभव करते हैं, आप कंफ्यूजन का अनुभव करते हैं, आप सरप्राइज का अनुभव करते हैं, आप बोरियत का अनुभव करते हैं, आप चिंता का अनुभव करते हैं, एंड लॉट्स ऑफ डिस्कंफर्ट का अनुभव करते हैं, यकीन मानिए आप सही मार्ग पर हैं। अगर ये भावना आपके मन में नहीं आ रही है और आप आह्लादित हैं, तो समझ लीजिए खतरा सामने खड़ा। ये एक सिंपल सा तरीका है जो कि हमें इक्विटी में निवेश के बारे में समझना है। बहुत जल्दी से मैं करंट सिनेरियो में बात कर लेना चाहता हूं, और ये बहुत जरूरी है कि करंट सिनेरियो को हम समझें। जो लोग दम साधे इक्विटी बाजार में करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं, और मैं इस बात से भी परिचित हूं कि ये लोग कम से कम पिछले 10 महीनों तक से इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल बाजार गिरेगा, आज नहीं तो कल बाजार गिरेगा, और चक्कर में 40 से 50% की जो रिटर्न है उसको गंवा चुके हैं। और अभी भी मैं ये नहीं कहता कि बाजार नहीं गिरेगा, न मैं ये कहता हूं कि बाजार बढ़ता रहेगा। मैं आपको ये कैवियत दे रहा हूं कि बाजार कभी भी कितना भी गिर सकता है, ये स्वीकार करना होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। पर उसके बावजूद भी मैं आपसे कहता हूं कि इस बाजार में बड़ी गिरावट का कारण क्या बन सकता है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। दुनिया के 3 बड़े बैंक है, ये 3 बड़े बैंक है, फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान। ये तीनों ही राष्ट्र क्या है, इनके बारे में समझ लीजिए पहले तो। अगर दुनिया में 100 रुपए का कारोबार होता है, तो 63-64 रुपए का कारोबार, 65 रुपए बोल सकते हैं, 65 रुपए का कारोबार केवल इन 3 इकोनॉमीज में होता है। इसका मतलब धन यहीं पर है। इन इकोनॉमीज में डेमोग्राफिक फीचर्स ऐसे नहीं है कि यहां पर ग्रोथ होती रहे, इनके पास स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स नहीं, तो अपने यहां पर ये ग्रोथ को संभालने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, खासकर मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करते हैं। मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को कम रखते हैं और मुद्रा की प्रवाह को, मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। फेडरल रिजर्व ललित जी 1914 में आया। सेंट्रल बैंक जब बॉन्ड खरीदता है तो उसको पैसा छापना बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने बैंक में जाके 1 लाख रुपए की एफडी ली, तो आप क्या करते हैं, तिजोरी से 1 लाख रुपया निकाल के बैंक के पास जाते हैं, बैंक को 1 लाख रुपया देते हैं, और एक कागज का टुकड़ा जिसको आप एफडी बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, घर में लेके आते हैं। तो आपने जो एफडी खरीदी, आपने जो बॉन्ड खरीदा, उसके लिए घर से पैसा निकाला, पर घर में पैसा कहां से आया, इकोनॉमी से आया। अब आपकी जगह आरबीआई मान लीजिए बॉन्ड खरीदता है, और आरबीआई अगर बॉन्ड खरीदने जा रहा है, तो आरबीआई अगर 1 लाख रुपए की एफडी खरीदता है, तो उसको 1 लाख रुपए की एफडी कहीं, 1 लाख रुपया कहीं से लाने की जरूरत नहीं।
कहीं से कमाने की जरूरत नहीं है, वो उस 1 लाख रुपए का निर्माण कर सकता है। इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। तो जब भी सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदता है, इसका मतलब ये है कि वो मुद्रा में इकोनॉमी की सप्लाई कर रहा है। इसको आम भाषा में पैसा छापना कहते हैं, प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स कहते हैं। तो फेडरल रिजर्व का ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। 1914 में फेडरल रिजर्व आया। 2008 में फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट के अंदर जितने बॉन्ड्स थे उनकी कुल कीमत थी $800 बिलियन। मतलब 1914 से 2008 कितने साल हो गए? 94 साल। 94 साल में उसने $800 बिलियन के बॉन्ड खरीदे। फिर 2008 की मंदी आई तो आपने सुना होगा उसने डॉलर छापे, क्वांटिटेटिव ईजिंग की। 2013 तक उसने $2000 बिलियन के बॉन्ड खरीदे, राइट। तो फेडरल रिजर्व के पास 2013 आते आते करीब करीब पौने तीन हजार बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हो गए। अब 2019 में आते हैं, 2019 में बढ़ते बढ़ते ये 3000 बिलियन डॉलर्स हो गए। आज ये 7000 बिलियन डॉलर्स है। मतलब ये कि पिछले 114 सालों में उसने $3 बिलियन के बॉन्ड खरीदे और पिछले 1.5 साल में उसने $4 बिलियन के बॉन्ड खरीद लिए। बात समझ रहे हैं आप? कितना पैसा बनाया, कितना पैसा बनाया। और इस पैसे ने दुनिया के अंदर बाजारों को, दुनिया में सोने को, दुनिया में एसेट्स की प्राइसेस को, इसको इकोनॉमिक्स में एसेट इन्फ्लेशन कहते हैं, एसेट इन्फ्लेशन ये क्या है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर इस नीति को वो यकायक बदलते हैं तो बाजार में गिरावट आती है, और वो ये बात कुछ समझते हैं और इसलिए आपको फॉरवर्ड गाइडेंस देते हैं। वो आपको फॉरवर्ड गाइडेंस क्या दे रहे हैं? आपके सामने 28 जुलाई को उनका रिपोर्ट पढ़िए। 28 जुलाई को वो कह रहे हैं कि अभी हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, और तो और अभी भी हम $120 बिलियन के हर महीने जो बॉन्ड खरीद रहे हैं, इन बॉन्ड को खरीदना जारी रखेंगे। जब तक फेडरल रिजर्व अपनी इस नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करता है, तब तक आप भारी गिरावट बाजारों में नहीं देख सकते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर फेडरल रिजर्व अपनी नीति में अचानक परिवर्तन करता है तो क्या वो करेगा? ऐतिहासिक अनुभव ये कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इसको टेपरिंग बोलते हैं, टेपरिंग, राइट। तो टेपरिंग करने से पहले वो आपको सूचनाएं देगा, और सूचनाएं देके बाजार को डराने की कोशिश करेगा, और उस वक्त बाजार अपने आप को शनै शनै व्यवस्थित करेगा। पर ऐसा फेडरल रिजर्व कब करेगा? जब इकोनॉमी में ग्रोथ लौट के आ जाएगी, तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ने लग जाएगी, तब वो ऐसा करेगा। जब तक एक साथ 2 शर्तें पूरी नहीं होती हैं। 2 शर्तें क्या हैं? इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, नहीं 3 शर्तें ध्यान से समझिएगा। 3 शर्तें एक साथ नहीं घटती। पहला, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। दूसरा, अचानक से ज्यादा बढ़ना। तीसरा, टेपरिंग होना। तब तक बड़ी गिरावट संभव नहीं है। और फेडरल रिजर्व भी जानता है कि मेरे इस आचरण से अचानक से दुनिया में अफरा तफरी मच सकती है, इसलिए ऐसा वो करेगा नहीं बिना पूर्व सूचना के। तो बाजार में गिरावट कैसे आ सकती है? 2 तरह के लोग हैं जो आपस में युद्ध करेंगे। एक कहेगा कि महंगाई बढ़ेगी, और एक कहेगा कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, वो नियंत्रण में है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि दुनिया में महंगाई कितनी बढ़ रही है, क्या वो तेजी से बढ़ रही है, राइट। ये समझने की जरूरत है। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि फेडरल रिजर्व की बात कर रहा हूं तो एक इशारा कर दूं तो आपको ध्यान में रहे, इस वक्त अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगाई है। 5% की महंगाई है, जो 15 साल की सर्वाधिक महंगाई है। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है? क्योंकि जब से कोविड आया है, लोग घरों में कैद थे, लोग बेरोजगार हो गए, और जो लोग अमेरिका में बेरोजगार हुए तो घर बैठे वहां की सरकार ने खाते में सीधे तौर पे सहायता दी, जिसको आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी कह सकते हैं। मजेदार बात सुनिएगा, 40% लोग ऐसे हैं जिनको अनएम्प्लॉयमेंट पे जो पैसा मिला वो उनकी तनख्वाहों से ज्यादा। ठीक है, तो अमेरिकी नागरिक की क्रय शक्ति कमजोर नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। पर लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति में खलल हुआ है, इसलिए फेडरल रिजर्व ये मानता है ये इन्फ्लेशन ज्यादा है, जो कुछ समय तक रहेगा फिर कम हो जाएगा। तो इस पे अगर आप निगाह रखेंगे तो आप बाजार में होने वाले फ्यूचर के विचलन को आसानी से समझ पाएंगे। अब मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? बहुत से लोगों को अजीब सा लगता है कि कोविड इतना जलजला लेके आया। जब कोविड केवल 500 लोगों को हुआ था, 4 लोगों को भी मृत्यु नहीं हुई थी, उस वक्त तो हमारा बाजार 35% गिर गया। और मार्च अप्रैल महीने के में जब 4 लाख लोगों को कोविड हो गया एक दिन में, और 4000 लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे हर दिन, उस वक्त इस जलजले में भी, इस प्रलय में भी ये बाजार गिरता नहीं है।
तो दोस्तों बहुत सिंपल सा है, कोविड जब 2020 में आया था तो अनसर्टेनिटी लेके आया था, और कोविड जब 2021 में आया तो रिस्क लेके आया। बाजार अनसर्टेनिटी से घबराता है, रिस्क से नहीं घबराता है। बाजार को अगर सामने से रिस्क नजर आता है तो वो डरता नहीं है, बाजार को जब रिस्क नजर नहीं आता है तब वो डरता है। मुझे बहुत सी बातें करनी है तो यहां पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि बाजार ने किस चीज को पढ़ा है, पर एक दूसरी बात आपके साथ करना चाहता हूं कि कोविड ने क्या किया है। और अपनी बात कहने से पहले मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूं आपको अप्रिय लग सकती है, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत ही शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य की हानि दी है। हर प्रकार से उसने हमें कष्ट दिया है, और उसके बाद भी मैं आपसे कहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक दर्शन है जिसको हम त्रिदेव दर्शन कहते हैं, जिसमें हम 3 देवताओं की आराधना करते हैं। एक देव जो रचना करता है, एक देव जो पालन प्रबंधन करता है, एक देव जो संहार करता है। दोस्तों संहार भी उतना ही जरूरी है जितनी की रचना जरूरी है। ये जो प्रकृति है, इसके गोद में प्रलय और निर्माण साथ साथ खेलते हैं। जब इस प्रकृति में प्रलय आता है तो याद रखिए वो निर्माण के बीज लेके आता है, और ऐसे ही निर्माण के बीज हमारे इकोनॉमी में पड़ चुके हैं। और निसंकोच में आपसे एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्री कोविड के मुकाबले पोस्ट कोविड ज्यादा सशक्त है। दोबारा बोलता हूं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था प्री कोविड के मुकाबले पोस्ट कोविड में ज्यादा सशक्त है, और सरकार का ध्यान 100% इकोनॉमी की तरफ केंद्रित करने में कोविड कामयाब रहा है। आपके सामने ये तस्वीर है, हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी की गिरावट लगातार हो रही थी, कोविड में नहीं थी। पिछले 3 साल से खासकर डीमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद लगातार हो रही थी, और सरकार इस बात से ज्यादा परेशान नहीं थी। आप जानते हैं सरकार कब परेशान होती है? जब एक तस्वीर बनती है, और ये तस्वीर क्या है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर है बेरोजगारी। जैसे जैसे हिंदुस्तान की जीडीपी कमजोर हो रही थी, वैसे वैसे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही थी। पर ये बेरोजगारी धीमे धीमे बढ़ रही थी तो सरकार विचलित नहीं थी, क्योंकि सरकार बनती है राजनीति से, और सरकार इकोनॉमी संभालती है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र और राजनीति का बहुधा मिलन नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। पर दोस्तों हर राष्ट्र के अंदर कभी कभी वो समय आता है जब गुड पॉलिटिक्स बिकम्स गुड इकोनॉमिक्स। उनका संबंध होता है, वो कन्वर्ज होते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगार सरकार से नाराज हो जाते हैं, और ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है रोजगार को पुनः लेके आना। और रोजगार उत्पन्न केवल एक व्यक्ति कर सकता है, और वो होता है कारोबारी। वो व्यक्ति होता है जो समाज में उत्पादन करता है। उत्पादन करने से ही लेबर लगता है, और तभी जाके रोजगार पैदा होता है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आएगा कि बाजार को कहां से शक्ति मिलती है, और बाजार भविष्य को लेके इतना ज्यादा आशावान क्यों। ये हिंदुस्तान की तस्वीर को देखिए, लगातार जीडीपी कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? क्योंकि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये जो लगातार इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कारोबार में व्यापारी का मुनाफा कम हो रहा था। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो। हिंदुस्तान की जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, हिंदुस्तान की जो बड़ी कंपनियां हैं, इनकी जो हिस्सेदारी है हिंदुस्तान की जीडीपी में, वो कम हो रही थी। वो कम क्यों हो रही थी? क्योंकि इनका मुनाफा कम हो रहा था, और मुनाफा कम होने से बाजार में अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा था। अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा था। तो अब ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में क्या हुआ? निवेश कम हो गया और इकोनॉमी में संकुचन होना शुरू हो गया। लेकिन कोविड ने क्या किया? कोविड ने यकायक बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ा दी, और सरकार को ध्यान आया कारोबार की तरफ। और पिछले 1.5 वर्षों से सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया, जिसको आप रिफॉर्म्स कहते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास को देखिए, सरकारों ने रिफॉर्म्स तभी किए हैं जब कारोबार कमजोर पड़ा, जब जीडीपी कमजोर पड़ी। और ये बड़ी खूबसूरत बात हुई है दोस्तों 2019 में। आज कॉर्पोरेट्स का टैक्स कम है, कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले कर्मचारी का टैक्स ज्यादा है। और एक चौथी बात भी हुई, वो मैं थोड़ा आगे जाके आपसे बात करता हूं। तो आज हिंदुस्तान में गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स का संगम हुआ है। सरकार ने बहुत से नीतियों में परिवर्तन किया है। मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें बहुत सी बातें करनी है। आप सभी जानते हैं, बहुत से वक्ताओं से आपने सुना होगा सरकार ने क्या नीतियों में परिवर्तन किया है, और उसका प्रभाव क्या है। हिंदुस्तान के बाजारों के अंदर प्रॉफिट्स बढ़ने लगे। पर मैं वो तब बात करूंगा जब मैं बाजार की बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं हिंदुस्तान में आने वाले समय में क्या होने वाला है, और इन नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव से क्या होने वाला है। ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं मैं आपको दोस्तों, ये तस्वीर मेरी बनाई नहीं है ताकि आपको विश्वास हो, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि एक आम हिंदुस्तानी गोरे की बात पे ज्यादा विश्वास करता है। ये तस्वीर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है, आईएमएफ की तस्वीर है। और आईएमएफ क्या कहता है कि हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी
जो आज 195 लाख करोड़ है, 2026 खत्म होते होती है 389 लाख करोड़ हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी। 195 लाख करोड़ जीडीपी में पहुंचने में मुझे 75 साल लगे हैं दोस्तों, 1947 से लेके 2021, पर जितना पैसा हमने 75 सालों में बनाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे दुगने पैसा हम बना रहे हैं अगले 5 सालों में। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एकमात्र कारण है, हिंदुस्तान डिजिटल हो गया है। आपका 80% कारोबार डिजिटल हो रहा है। तो डिजिटल होने से ऐसी क्रांति क्यों आ सकती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। डिजिटल होने से 2 बातें होने वाली है दोस्तों, और ये 2 बातें क्या है? पहली बात तो ये है कि कैश फ्लो, डिजिटल होते ही बैंक आपको आपसे ज्यादा जानता है। आपका पैसा कहां से आता है, कहां से जाता है, आपको तो जोड़ना पड़ता है। बैंक के पास ऐसे सॉफ्टवेयर है, फिनटेक कंपनीज के पास ऐसे सॉफ्टवेयर है कि उनको दैनिक स्तर पर ये मालूम चलता रहता है कि कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, ललित जी क्या कर रहे हैं, दीपक जी क्या कर रहे हैं। हो सकता है दीपक जी को मालूम नहीं हो कि आज उन्होंने कहां पैसा खर्च किया और कहां से पैसा आया, पर उनके बैंक खाते को मालूम है कि इनका पैसा कहां से आया और कहां गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद आपको लोन देने के लिए बैंक आपसे कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा वो आपके बारे में जानता है, राइट। और दूसरी बात, जब आप कैश में डील नहीं करते हैं तो पैसा हमेशा बैंक के पास रहता है, और जब पैसा बैंक के पास रहता है तो बैंक को एक ताकत दी है आरबीआई ने, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बैंकिंग। अगर बैंक के पास आप 4 रुपए जमा करते हैं, बैंक उस 4 रुपए से 100 रुपए का निर्माण कर सकता है, जिसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो जितने हम डिजिटल होंगे, भविष्य में ब्याज दरों पे उतना दबाव रहेगा, और जितना ब्याज दरों पे दबाव रहता है उतना कारोबार बढ़ता है। एक फायदा हिंदुस्तान को ये हो रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, काला बाजारी हिंदुस्तान में लगभग खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि जब आप डिजिटल हो गए हैं, कारोबार डिजिटल हो रहा है, तो आप सरकार से छुपा नहीं सकते हैं। ऐसे में सरकार की आमदनी बढ़ती है, और किसी भी राष्ट्र में सरकार सबसे बड़ी ग्राहक होती है। सरकार की जितनी आमदनी बढ़ती है, सरकार की खर्च करने की क्षमता उतनी बढ़ती है, और सरकार जितना खर्च करती है उतना जीडीपी को फायदा होता है। मैं इस स्लाइड से आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आप एक ऐसे दौर में जाने वाले हैं जो दौर आपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। एक आम व्यक्ति के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मेरे दादाजी ने पूरी उम्र जितनी दौलत बनाई, मेरे पिताजी ने पूरी उम्र जितनी दौलत बनाई, मैंने आज तक जितनी दौलत बनाई, उससे दुगनी दौलत हिंदुस्तान मुझे अगले 10 साल में बनाने के लिए मौका दे रहा है। इस मौके को चूकिएगा मत। बाजार तो इसका अनुसरण करेगा, पर हाँ, एक दिशा में नहीं करेगा, घटते बढ़ते करेगा, क्योंकि ये बाजार की प्रवृत्ति है। ऐसा क्यों होता है बाजार में? क्योंकि बाजार में आप खरीदते तभी हैं जब कोई बेचता है, और दोनों विपरीत दिशा में सोचते हैं, इसलिए बाजार के अंदर उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि यहाँ पर खरीदने और बेचने वाले विपरीत व्यवहार के साथ में आते हैं। एक दूसरी बात कहता हूं, इसी से जुड़ती बहुत ही जरूरी, हिंदुस्तान में इतनी जबरदस्त ग्रोथ होने का तीसरा बड़ा कारण क्या? ये बहुत बड़ा कारण है। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर भी दोस्तों मेरी नहीं है, अगेन ये आईएमएफ की तस्वीर है, किसी हिंदुस्तानी की भी तस्वीर नहीं है। आईएमएफ का ये कहना है कि 2021 में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया में अगर 100 रुपए का निर्माण होता है तो हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 7 रुपए है, 7.1। और 2026 खत्म होते होते जब हिंदुस्तान की जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी, तब हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 8.4% हो जाएगी। ये हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं। हिस्सेदारी की बात करने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 में से 7 मेरे हैं और 5 साल के बाद 8.5 मेरे हो जाएंगे, तो मेरे पास बढ़ा है हिस्सा तो किसी का कम हुआ होगा। ये मानव प्रवृत्ति है दोस्तों। आपकी आमदनी बढ़ने से आप प्रसन्न होते हैं, और आपकी आमदनी पड़ोसी से ज्यादा बढ़ने पर अति प्रसन्न होते हैं। होता है कि नहीं ऐसा, राइट? तो यही आपके साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी हो रहा है। हिंदुस्तान की हिस्सेदारी बढ़ रही है तो दुनिया के दूसरे मुल्कों की कम हो रही है। दूसरे मुल्क कौन है जिनके पास अतिरिक्त पूंजी है? जापान, यूरोप और अमेरिका। तो वहां से पैसे का प्रवाह हिंदुस्तान में बढ़ेगा और हिंदुस्तान में पूंजी का निर्माण होगा। ये जो अतिरिक्त पूंजी हिंदुस्तान के अंदर आ रही है, ये हिंदुस्तान के इस जीडीपी ग्रोथ रेट को पोषित कर रही है। ये कारण मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए एक बहुत जरूरी बात थी। अब 3 कारण हमारे और आपके आचरण से बताना चाहता हूं, जो आप में और मेरे में परिवर्तन आया है। हमारे अंदर जबरदस्त सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन आया है। मेरे पिता उधार को लेना पाप समझते थे, मैंने घर बनाने के लिए उधार लिया। मेरा बेटा फोन खरीदने के लिए उधार ले लेता है। अब बात समझ रहे हैं, राइट? और आप तो कारोबार से परिचित हैं। कारोबार उसी बाजार में बढ़ता है जहां क्रेडिट होता है। क्रेडिट पैसा ही है, राइट?
पैसा ही है, क्रेडिट का मतलब मनी है, क्रेडिट इज ए फॉर्म ऑफ मनी। और जिस राष्ट्र में जितना क्रेडिट बढ़ता है उस देश में जीडीपी उतनी तेजी से बढ़ रही है। लाल लकीर देख लीजिए हिंदुस्तान में कितना तेजी से क्रेडिट बढ़ रहा है। ये एक जबरदस्त सामाजिक परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ है। गलत सही में मत जाइएगा दोस्त, गलत सही में मत जाइएगा, राइट, क्योंकि वो मैं व्याख्या कर सकता हूं पर समय हमारे पास में नहीं है। ये सही और गलत नहीं है। अगर आप रोजगार चाहते हैं, बेहतर जीवन चाहते हैं तो ये सही परिवर्तन है। और एक और मजेदार बात बताता हूं, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि हिंदुस्तान के लोगों ने फिजिकल सेविंग्स करना कम कर दिया है, वो फाइनेंशियल सेविंग्स ज्यादा करते हैं। और जितना फाइनेंशियल सेविंग्स करते हैं उतना पूंजी का निर्माण होता है। और ये उधार बढ़ने का कारण भी ये है कि आप फाइनेंशियल सेविंग्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं करेंगे तो उधार देने का पैसा भी कहां से आएगा। ये दोनों को रिश्ता आप समझ लीजिए, और ये दोनों मिलके हिंदुस्तान की जीडीपी को मल्टीप्लायर इफेक्ट देते हैं। और अब मैं आखिर में एक सबसे बड़ा कारण बताता हूं, इस कारण को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। अपने परिवार की तरफ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं जब अपने परिवार का इतिहास देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि 1960 तक कोई व्यवस्थित आमदनी हमारे परिवार की नहीं थी। मेरे पिता जोधपुर दरबार में काम करते थे, और जैसे ही हिंदुस्तान की सरकार बनी वो इस नई सरकार में ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाए, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, दरबार की नौकरी छोड़ दी, और ये नौकरी नहीं की तो वो बेरोजगार हो गए। तो 1960 में जब मेरे पिता काम करने लगे तो 10-12 साल के अंतराल के बाद हमारे घर में पहली बार एक आमदनी होने लगी, जो सुचारू रूप से एक रेगुलर इनकम होने लगी। लेकिन वो 5 भाई बहन थे और माता पिता थे, 7 लोगों में एक व्यक्ति काम करने वाला। फिर मेरे पिता के भाई बहन की शादियां हो गई, वो अपने परिवार में चले गए। हमारा परिवार सिकुड़ के 5 लोगों का परिवार हो गया 1990 के बाद। 1994 में जब मैंने काम करना शुरू किया तो हमारे परिवार में 2 लोग कमा रहे थे, 3 लोग निर्भर थे। पहले एक व्यक्ति कमा रहा था, 6-7 निर्भर थे, फिर 2 कमा रहे थे, 3 निर्भर थे। आज 2020 में मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 4 कमा रहे हैं, 1 निर्भर है। इसको बोलते हैं दोस्तों वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो। दुनिया के किसी भी अर्थव्यवस्था के इतिहास को आप देख लीजिए, उसके आर्थिक विकास में तीव्रतम गति तब हुई है जब वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा हो। और यह हिंदुस्तान में पहली बार 2020 में हुआ है। आप सबके घरों में भी ऐसा ही हुआ होगा, और ये आपके अंदर खर्चने की ताकत का निर्माण करती है। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स ये कहती है खर्चा पहले आता है, इनकम बाद में आती है। बच्चा पैदा होते ही खर्चा लाता है, कमाना तो 20 साल बाद शुरू करता है। तो जिस देश में खर्चा बढ़ता है, आमदनी उसी राष्ट्र में बढ़ती है। एक कागज लीजिए और कागज पे लिखिए, ईमानदारी से लिखिएगा कि आपके और आपके परिवार के खर्चे अगले 10 साल में बढ़ेंगे कि कम होंगे। और सोचिएगा मत ज्यादा, तुरंत लिखिएगा। ज्यादा सोचेंगे तो विचार भ्रष्ट हो जाएंगे, तुरंत लिखिएगा। और अगर आप ये कहते हैं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे तो बाजार को तो बढ़ना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर आपका कोई दोस्त ग्रीस का रहने वाला है, इटली का रहने वाला है, पोर्चुगल का रहने वाला है, स्पेन का रहने वाला है, आयरलैंड का रहने वाला है, जिनको आप पिक्स कंट्रीज बोलते हैं, उनसे आप पूछिएगा, वहां पर बहुत कम परिवारों को यकीन है कि उनके खर्चे आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। वो ये समझते हैं कि उनके खर्चे कम होने वाले हैं। ये जो दौर है, इस दौर को आप समझने की कोशिश कीजिए, जो जल्दी से मैंने आपके साथ में बात की है। और आखिरी कारण मैं आपको बता देता हूं, दुनिया चाइना से नाराज है। चाइना से उत्पादन निकल के हिंदुस्तान में आ रहा है, और हिंदुस्तान की सरकार ने बेहतरीन नीति बनाई है कि बाहर से आने वाले लोगों का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आधा कर दिया है, 35 से 17% कर दिया है, और उनको इंसेंटिव देना भी शुरू कर दिया है। मैं दावे के साथ आपसे एक बात कहूंगा, आप में से किसी व्यक्ति ने अगर मोबाइल खरीदा है पिछले 3 महीनों में तो वो मेड इन चाइना नहीं होगा, वो मेड इन इंडिया होगा, क्योंकि चाइना 1 पॉलिसी कोविड के बाद आ गई है। शायद कोविड का ये सबसे बड़ा अच्छा प्रभाव हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मिला है, क्योंकि दुनिया चीन से नाराज है। बहुत जल्दी से ललित जी मैं बाजार के बारे में बात कर लूं, फिर अपनी बात को विराम देता हूं। आपके कुछ प्रश्न हैं तो उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बाजार महंगा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी तक ये स्थिति थी कि व्यापारियों के मुनाफे कम हो रहे थे। अब सरकार ने जिस वातावरण का निर्माण किया है, इसमें आप जानते हैं क्या हुआ? कंपनियों के मुनाफे पिछले 1 साल में इतने बड़े हैं जो पिछले 10 साल में नहीं बढ़े। मैं रिपीट करता हूं, पिछले 1 साल में कंपनियों के मुनाफे जितने बड़े हैं उतने पिछले 10 साल में कभी नहीं बढ़े हैं। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि आपका ट्रेलिंग पी वैल्यूएशन जो साल भर पहले 42 के आसपास था, आज ललित जी 26 हो गया। बाजार ऊपर जा रहा है पर बाजार का वैल्यूएशन नीचे आ रहा है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस रूप में, इस तस्वीर को आप देखिए, इस रूप में आप देखिए, पिछले 10 सालों से ईपीएस नहीं बढ़ रहा था। ब्लू लाइन जो है ये ईपीएस की है, आप देख सकते हैं ईपीएस, नो ग्रोथ इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, राइट। और 2020 में अर्निंग पर शेयर गिर गया कोविड की वजह से, और उसके बाद में देखिए कैसे बढ़ा। जैसे ही अर्निंग पर शेयर बढ़ा, पी वैल्यूएशन नीचे आ गया। आपको गौर करने वाली बात क्या है, वो ये कि आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। इस रेड एरो को आप देखिए, और ये 10 साल के बाद हिंदुस्तान ने स्थिति हासिल की है, और ये हासिल करने में शायद कोविड का योगदान रहा है। ये तो सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं था। दोस्तों, मैंने बहुत विस्तार से आपके साथ में बात की है कि ये परिवर्तन क्यों आया, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ईपीएस ग्रोथ रेट है, आने वाले 3, 4, 5 सालों तक आपको 15 से 20% की ईपीएस ग्रोथ मिलती रहेगी। ये दौर कब कब आया मैं आपको बता दूं, 91 के रिफॉर्म्स के बाद, 2000 के रिफॉर्म्स के बाद, और आज ये तीसरी बार ये स्थिति पैदा हुई है जब सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं और उसके बाद में कंपनी के मुनाफे इस कदर, इस गति से बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त जो हमें बात समझनी है, वो क्या समझनी है, वो सिंपल सी बात समझनी है ललित जी। इस तस्वीर के साथ अपने बात को विराम दूंगा, ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी को निफ्टी थी 12,282, और तब अर्निंग थी इन 50 कंपनियों की 434 रुपए, और ट्रेलिंग पी वैल्यूएशन था 28। आज ये निफ्टी 12,200 से 82 से बढ़ के 16,500 हो गई है, लेकिन 34% की ग्रोथ हुई है निफ्टी में। लेकिन निफ्टी के 50 कंपनियों के मुनाफे में 43% की ग्रोथ हुई है। जो ईपीएस 434 था वो बढ़ के 624 हो गया है, और आपका ट्रेलिंग पी वैल्यूएशन 26 हो गया है। तो मैं ये कहूंगा कि बाजार भले ही 4000 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में 1 जनवरी 2020 के मुकाबले बाजार सस्ता हुआ। ये देखने का एक तरीका। एक दूसरा तरीका, ये ज्यादा मजेदार तरीका है। 1 जनवरी 2020 को आप एसबीआई में 100 रुपए की एफडी करते थे तो 6.25 रुपए का ब्याज मिलता था। आज आप एसबीआई में 100 रुपए की एफडी करते हैं तो 5 रुपए का ब्याज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आमदनी यहां पर कम हो गई, और आमदनी कम होने से आपका वैल्यूएशन बढ़ गया। तो एफडी महंगी हुई है, शेयर सस्ता हुआ है, इसलिए लोग एफडी छोड़कर शेयर्स में आ रहे हैं। यह कारण है कि लोग पहली बार स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड महंगा हो रहा है। बॉन्ड जो पहले 100 रुपए में 6.25 रुपए कमा रहा था, आज 5 रुपए कमा रहा है। और निफ्टी जो 12,000 रुपए देके 400 रुपए कमा रही थी, आज भले ही आप 16,000 दे रहे हैं, पर वो 650 रुपए कमा रही है। ये बुनियादी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, उसको ये बाजार डराएगा नहीं। आप इस बाजार में निवेशित रह सकते हैं। हाँ, एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि यह बाजार इक्वल वेट का है। व्हाट इज इक्वल वेट? बाजार में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं, इक्वल वेट, ओवरवेट, अंडरवेट। इक्वल वेट का मतलब यह होता है आपके जीवनचर्या के आधार पर, आपकी आमदनी के आधार पर, आपके टेम्परामेंट के आधार पर, आपके पोर्टफोलियो में कितना % इक्विटी होना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो में जितना % इक्विटी होना चाहिए आज उतना ही रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। इसको हम इक्वल वेट कहते हैं। बाजार अगर यहां से सस्ता होता है तो हम बोलेंगे इक्विटी में ज्यादा निवेश कीजिए, मतलब इक्वल वेट से ऊपर जाइए। और बाजार अगर यहां से और ऊपर जाता है तो आप अंडर वेट रहिएगा। इस वक्त जो बाजार के वैल्यूएशन है वो इक्वल वेट वाले हैं, और इसका कारण ये है कि आने वाले 3 सालों में कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, हर एक सेक्टर के अंदर जो मुनाफा है वो पिछले 6 सालों के मुकाबले, 7 सालों के मुकाबले दुगना बढ़ने वाला है कंपनी। ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है कारोबार की, इस तरफ हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये प्रॉफिट ग्रोथ कंपनियों में क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार को जीडीपी ग्रोथ रेट वापस लेके आनी है। जीडीपी ग्रोथ रेट केवल कारोबार से आती है, उत्पादन से आती है, सरकार से नहीं आती है। इसलिए सरकार को वातावरण निर्मित करना पड़ रहा है जिसमें व्यापारी को प्रोत्साहन मिले कि वो निवेश करे और उत्पादन बढ़ाए, तभी रोजगार बढ़ेगा। और हमारी जीडीपी जो 8% से गिरकर आज 2-3% के आसपास आ गई है, वो जल्दी वापस 7-8% की तरफ जाएगी। बाजार इसी को ध्यान में रख रहा है, और इसीलिए बाजार में आशा का संचार है। ललित जी, आपने मुझे मौका दिया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आपने 40 मिनट की बात में इतनी सारी कंसेप्ट और इतने सारे पैरामीटर्स हम सबके सामने पेश किए, और आई थिंक जिसने भी इसको ध्यान से सुना है उससे ऐसा ही लग रहा होगा कि अब जो बैंक में सरप्लस पैसा पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी जाके मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में निवेश कर दूं।
और हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली पूछना चाहते हैं लोग, तो जो हैंड रेज करेंगे मैं वन बाय वन उनको हमारी टीम में सागर भाई से बोलूंगा उनको अनम्यूट करें और उनको बात बोलकर पूछने का मौका दें। नवीन माहेश्वरी जी। नवीन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग यूएस मार्केट में भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अब मतलब जैसे इंडियन मार्केट में तो चली रही है एसआईपी 3-4, उसके साथ में अगर बाहर के मार्केट में, यूएस मार्केट या यूरोप मार्केट में भी एसआईपी चालू करनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। हाँ, आप जरूर यूएस मार्केट्स में कर सकते हैं, पर दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। नंबर एक, यूएस मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत लो लेवल पर है, और बहुत लो लेवल पे होने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड वैल्यूएशंस हैं वो दुगने से ज्यादा हो गए हैं। और फेडरल रिजर्व अगर नीतिगत परिवर्तन करता है तो वहां का बाजार जो हिचकोले खाएगा वो हिंदुस्तान के झटके से कहीं ज्यादा तीव्र झटका होगा। पहली बात तो ये, पर वो होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि मैंने बार बार ये बात कही है कि फेडरल रिजर्व खुद इस बात को समझता है और वो पूर्व सूचना के बिना ये काम नहीं करे। अब आपको क्यों करना चाहिए? देखिए नवीन जी, ऐसा है कि आप अगर अपने जीवन को देखें और अपने आसपास के लोगों के जीवन में देखें, ऐसी बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करते हैं जो हिंदुस्तान में निर्मित होती ही नहीं है। जैसे आप और मैं बातचीत कर रहे हैं जूम से, ये सारी की सारी कमाई तो जूम को जा रही है। आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गूगल को जा रही है। अमेजन से सामान खरीदते हैं, ये अमेजन को जा रही है। नेटफ्लिक्स में फिल्में देखते हैं, वो नेटफ्लिक्स को जा रही है। एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं, वो एप्पल को जा रही है। तो अमेरिका के अंदर कुछ व्यापार ऐसे हैं, कुछ कारोबार ऐसे हैं जो दुनिया भर में मोनोपोलीज रखते हैं, और इसलिए उन कारोबारों के अंदर अच्छा ग्रोथ होते रहना लाजमी है। नजर आता है कि ऐसा होता रहेगा। हिंदुस्तान में अगर आप केवल निवेश करेंगे तो दुनिया की जो सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं, दुनिया के जो सबसे बेहतरीन कारोबार हैं, उनमें आप हिस्सा कैसे लेंगे? तो कुछ हद तक उन कारोबार को हिस्सेदारी बनने के लिए आप जरूर इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट्स में करेंसी वैल्यूएशन भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। अमूमन हम ये मानते हैं कि डॉलर बढ़ता ही रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप 2003 से लेकर 2008 का हिंदुस्तान देखें तो उन 5 सालों में डॉलर कमजोर हुआ था और रुपया मजबूत हुआ था। राइट? बहुत से लोग ये संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि अगले 5 साल भी शायद ऐसे ही रहने वाले हैं। 2 साल में निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है? ये चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन हमारे 2 साल में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 साल के अंदर मैं आपको बताऊं कि 2022 के बाद मतलब 2023 में फेडरल रिजर्व निर्णय करेगा कि वो अपनी नीतियों के साथ क्या करे, और जब भी वो टेपरिंग की खबर देगा तो बाजार हिचकोले खाएगा। तो अगले 2 साल में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी ऊपर जाए, लेकिन 2 साल के खत्म होने के आसपास ऊंचाई से नीचे भी आ जाए। तो 2 साल एक बहुत छोटा पीरियड होगा, पर 5 साल में आपसे जरूर कह सकता हूं कि अगले 5 साल में निफ्टी को आप कहीं ज्यादा ऊपर देखेंगे जो आज निफ्टी है। उसके 2 कारण मैंने आपको बताए। पहला ये कि हमारी जो जीडीपी है वो करीब करीब दुगनी होने वाली है, और दूसरा ये है कि बहुत लंबे समय के बाद में कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो बदल रहा है। दोस्तों एक बात समझ रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो बिजनेस है और जो इकोनॉमी है ये साइक्लिकल होती। तो पिछले जो 7-8 साल हमने निकाले हैं ना, ये डाउन साइकिल वाले, इस बात को याद रखिए। इसको हम बॉटम आउट और पीक आउट बोलते हैं। तो हमारा जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी है, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ऐसा माना जा रहा है कि ये बॉटम आउट हो गए। राइट? अब हम बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। गौतम जी, सोनिया और पूछिए। गौतम जी अपने आप को। Sir, am I audible? Yeah, yes, very much audible, sir. Yeah. Sir, good evening, sir. So my query is that as you said that that there is an inverse relationship between the interest rates, that is repo rate, and the stock markets. So if we see that in coming future RBI may raise the repo rate, so what can be the impact on stock markets, say in a year or two? What can be the? Yes, that's a very interesting question, Gautam bhai. देखिए, मैं आपके सामने 2 संभावनाएं व्यक्त करूंगा। स्टॉक की प्राइसेस को कौन तय करता है, इसमें 2 बुनियादी बातें हैं। पहली बुनियादी बात है कि जिस स्टॉक को आप खरीद रहे हैं वो कंपनी मुनाफा कितना कमा रही है,
और उसके मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। द अर्निंग पर शेयर ऑफ द स्टॉक, राइट, एक तो चीज ये। दूसरा ये है कि उस स्टॉक को खरीदने के लिए आपके जेब में पैसा कितना है, एंड दैट इज लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। तो आपके जेब में पैसा कितना है ये आरबीआई तय करती है। किस बात से तय करती है? मनी सप्लाई से और इंटरेस्ट रेट से। तो मान लीजिए अगर एक ऐसे मैं संभावना व्यक्त करूं कि जहां पर आप कंपनी के मुनाफे को कांस्टेंट रखते हैं, कि दिए गए कांस्टेंट कंपनी के मुनाफे पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं और सामने कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है तो उसका प्रभाव इतना नेगेटिव नहीं हो। और यही बात हमें समझने की जरूरत है। गौतम भाई, इस वक्त क्या हो रहा है कि आरबीआई ये जानता है कि अगर महंगाई बढ़ी तो उस पर दबाव बढ़ेगा ब्याज दरें बढ़ाने के लिए, पर आरबीआई ये भी प्रार्थना कर रहा है कि जब तक महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ती है मैं तवज्जो इंटरेस्ट रेट कम रखने को दूंगा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को ग्रोथ की जरूरत है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि आप ध्यान से देखिएगा, हिंदुस्तान में 2017, 18, 19 में जब महंगाई कम थी तब आरबीआई ने ब्याज दरें कम नहीं की थी। वो कर सकता था क्योंकि तब उसके फोकस में इन्फ्लेशन था, आज उसके फोकस में ग्रोथ है। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, आई टेक माई राइट टू बी रॉन्ग। अगले 1-1.5 वर्ष तक आप कम से कम रेपो रेट को बढ़ने की हालत नहीं देखेंगे। और तब तक अगर जीडीपी ग्रोथ रेट लौट के आ जाती है, ये कंपनियों के मुनाफे जो इतने अच्छे बढ़ रहे हैं बरकरार रहते हैं, तो आप उस अतिरिक्त इंटरेस्ट रेट को, बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट को आप स्वीकार भी आसानी से करें। अरुण जी। सर नमस्कार। सर मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ दिनों से है कि जो लार्ज कंपनीज हैं वो और बड़ी होती जा रही हैं, बट इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एमएसएमई का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। और इन्फ्लेशन के पीछे एमएसएमईज का सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट है। दिस इज वन। सेकंड थिंग इज, अभी तक जो रियल पिक्चर है आफ्टर this amortization, that bank gave that period of relaxation for payments of their EMIs, term loans का restructuring हुआ, उसका real impact, because I think वो banks का real balance sheet is yet to come with respect to restructured loan। और इन दो चीजों का आप कैसे देखते हैं, एमएसएमई का परफॉर्मेंस एंड बैंक्स का ये जो 1.5 साल का पीरियड रहा, इसमें EMIs का रीशेड्यूलिंग होकर के पेमेंट एंड क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, बिकॉज दैट विल एक्चुअली इम्पैक्ट द बैंक्स परफॉर्मेंस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। यस सर। एमएसएमईज को एक्सपोजर उतना ज्यादा बैंकिंग का नहीं है। बैंक दो तरह से एक्सपोजर लेता है, तो कॉर्पोरेट एक्सपोजर, लार्ज कॉर्पोरेट एक्सपोजर एंड रिटेल एक्सपोजर। तो अगर आप बैंक का ध्यान से एनपीएस देखें तो उसमें एमएसएमईज का रोल बहुत कम है, बड़े घरानों का, बड़े कारोबार का रोल बहुत ज्यादा रहा है। अरुण जी, आपकी बात बहुत सही है, सटीक है, पर मैं थोड़ा सा आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं निवेशक के रूप में सोचता हूं तो मैं एक देश के कर्ता धर्ता या देश के नागरिक के रूप में नहीं सोचता। इसको गीता में स्थित प्रज्ञता बोलते हैं, फोकस्ड ऑन वन साइड ओनली। जैसे कि अगर मेरे पास में मेरे पिता खड़े हैं, एक लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ मेरा बेटा खड़ा है, और मैं जब पिता की तरफ संबोधन करूंगा तो मैं आप बोलूंगा, और बेटे से बात करूंगा तो तुम बोलूंगा। बेटे से बात करते वक्त मैं बाप बन जाता हूं और बाप से बात करते वक्त बेटा बन जाता हूं तो मैं वही, पर अपने रूप को 100% परिवर्तित करता हूं। एक जो इन्वेस्टर है ना, वो केवल अवसर देखता है कि मुझे अवसर कहाँ मिल रहे हैं, और आपके सवाल में ही जवाब शामिल है जब आपने कहा था कि लार्ज हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आज अमेरिका महान शक्ति है इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करते हैं, पर हर साल उस देश में इनइक्वलिटीज बढ़ रही हैं। अमेरिका की जीडीपी बढ़ रही है, पर यह जरूरी नहीं कि अमेरिका के हर नागरिक की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी उस हिसाब से बढ़ रही हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी फॉर्मल इकोनॉमी हो गई, पिछले 1.5 साल में क्या हुआ, इकोनॉमी डिजिटल हो रही है। तो बताइए किस कंपनी का कारोबार बढ़ेगा? जो डिजिटली सॉफ्टवेयर जिसके पास स्ट्रांग होगा, जिसका डिजिटल सेटअप स्ट्रांग होगा, जो डिजिटल कारोबार कर सकता है। आज मैं 25 साल से जिस व्यक्ति से दूध खरीद रहा था, उससे मैंने दूध लेना बंद कर दिया जब लॉकडाउन हुआ। तो मुझे दूध कौन दे रहा है? अमूल दे रहा है। और अमूल ने, यकीन मानिए, जून 2020 में 4 प्राइवेट मिल्क प्रोसेसर्स खरीदे। उसका 100% कैपेसिटी से ऊपर पहली बार अमूल ने काम किया जब से अमूल आया। क्यों हुआ? क्योंकि ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर बहुत से पुराने कारोबार हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे।
आज आप देखिए टीवी रिपेयर करने वाले आपको नजर नहीं आते, ठीक है ना। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, देश के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग इस फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, नई डिजिटल इकोनॉमी में व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, उनकी रक्षा कैसे करनी है। या तो उनको अपस्किल करना पड़ेगा, उनको नई स्किल सीखनी पड़ेगी, या नए कारोबार में जाना होगा। वो चिंता एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में मुझे होती है, पर एक इन्वेस्टर के रूप में नहीं होती है। एक इन्वेस्टर के रूप में तो मैं उस कंपनी को ही देखता हूं जो कंपनी इस तरह के वातावरण में आगे बढ़ने वाली। और यही कारण है कि लार्ज कैप्स की जो कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर बड़ा, ध्यान से देखिएगा, मजेदार बात आपको बता रहा हूं। इस वक्त अगर आप किसी अच्छी कंपनी को पकड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज देखिए, उसके मार्केट शेयर के साथ क्या हो रहा है, राइट। और अगर उसका मार्केट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान की हिस्सेदारी दुनिया में बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी और की हिस्सेदारी कम हो रही है। तो विद फुल रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन अरुण जी, ये जबरदस्त तरीके से चिंता का विषय है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अब बाजार में मेरे निवेश पर रिटर्न कमाने के मुझे अवसर नहीं मिलेंगे, वो तो वहां बरकरार रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये सरकार को करना है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सरकार क्या करेगी, जो कंपनियां बड़ी हो रही हैं, कामयाब हो रही हैं, उनको इस तरह की व्यवस्था करे कि वहां से जो पैसा हमें मिलेगा वो पैसा समाज के उस तरफ लगाएं जिनको सहारे की जरूरत है, और यही तो सरकार का काम है। सुरेंद्र जी लूंगे। सर नमस्कार। अभी के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए एक आदर्श पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या रेशियो होना चाहिए सर? बिल्कुल, आप बहुत दुरुस्त सवाल है सर, और इसका थोड़ी सी मैंने निवेदन किया था अपनी बातचीत में कि इस वक्त पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इक्वल वेट पे रहना है। इक्वल वेट का मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेटेजिक व्यू लिया है कि आपके 100 रुपए में से 60 रुपए इक्विटी में रहने चाहिए, तो 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि आपके जीवन में स्ट्रेटेजिक व्यू आपका ये है कि आपके पास 40 रुपए इक्विटी में होने चाहिए, तो 40 रुपए इक्विटी में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन 40 रुपए में आपको लार्ज कैप में थोड़ा सा ओवरवेट होना है, मिड कैप को आप बरकरार रख सकते हैं, और स्मॉल कैप में अंडरवेट हो जाना है, राइट, थोड़ा मामूली अंडरवेट हो जाना है, क्योंकि स्मॉल कैप ने पिछले 1-1.5 वर्षों में बहुत ज्यादा, मर्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न दे दिया है। और अगर आपने अभी 2 या 3 दिन पहले बाजार हिचकोले खाया था ट्रेडिंग बीच की ट्रेडिंग में, तो आपने देखा था कि किस तरह से स्मॉल कैप्स के प्राइजेस में गिरावट आई थी। तो वो आपके लिए वानगी है इस बात को समझने के लिए कि स्मॉल कैप्स में क्या हो सकता है कि जब भी बाजार में कुछ समय के लिए करेक्शन का ट्रेंड बनेगा, तो इस वक्त आपको लार्ज कैप में ओवरवेट रहने की जरूरत है। अमित कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक छोटा सा बस क्वेश्चन नहीं कहूंगा, बस जानकारी लेना चाह रहा था कि मार्केट जो अभी एकदम 55,000 के आसपास आ चुका है, और जो कोविड ड्यूरेशन में लोगों ने अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज उनको लगभग 30 से 35% या 20 से 25% के रिटर्न्स आ रहे हैं। तो क्या उन्हें यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या उन्हें वेट करना चाहिए और आगे समय के लिए? मैं इस शब्द से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं अमित जी, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडिंग का शब्द है, प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टिंग का शब्द नहीं है। इन्वेस्टिंग में हम इसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आप बड़ी बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, 100 रुपए के पोर्टफोलियो में आपने 50 रुपए की इक्विटी रखी है, 50 रुपए का डेट रखा है। तो अप्रैल महीने में क्या हुआ होगा आपके साथ, 35% बाजार गिर गए थे। तो 35% बाजार गिरने में आपका जो 50 रुपए का इक्विटी था वो कम से कम 30 रुपए पे आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपके पास 100 रुपए का पोर्टफोलियो गिर के करीब करीब हो गया 80 रुपए के आसपास, और 80 रुपए में से आपके पास 40 रुपए का करीब करीब हो गया आपके पास में इक्विटी। आप क्या करेंगे, उस इक्विटी को, जो 30 रुपए इक्विटी हो गया है, उसको पुनः 50% करेंगे। तो आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ाएंगे। तो ये आपने कब किया है, ये आपने अप्रैल 2020 में किया है, अप्रैल मई 2020 में किया है। अब आपने उसको करके छोड़ दिया। अब अप्रैल मई 2021 आ रहा। अप्रैल मई 2021 में आपने क्या देखा कि जो अतिरिक्त पैसा आपने डाला था मई अप्रैल 2020 में, वो दुगना हो गया। तो फिर से आपका जो एलोकेशन है वो गड़बड़ा गया। अब आप वापिस उसको व्यवस्थित करते हैं, तो आप इक्विटी से पैसा निकालते हैं और डेट के अंदर पैसा ले जा सकते हैं। तो आपको ये पैसा रीबैलेंसिंग करने का हक तभी मिलता है जब आपने उस दौर में भी रीबैलेंसिंग की। अगर आपने उस दौर में रीबैलेंसिंग नहीं की है तो फिर आपने ज्यादा पैसा बनाया ही नहीं है। आपने तो एक मामूली पैसा 30-35% का बनाया है, जबकि दुनिया ने 150% का बनाया है। तो इस तरह से आप चीजों को व्यवस्थित करते हैं। देखिए, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग में
निर्णय आपको पहले लेना है, घटना घटने के बाद नहीं लेना है। मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। आप जब घर से निकलते हैं तब आपको निर्णय लेना है कि अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, फैसला पहले करना है कि अगर ये घटना घट गई तो मैं क्या फैसला करूंगा। घटना घटने के बाद अगर आपने फैसला किया तो वो भावनात्मक होगा, वो रैशनल या लॉजिकल नहीं होगा। विपुल जी शाह। गुड इवनिंग किशन सर। मेरा Good evening, सवाल sir. है कि जैसे अभी निफ्टी का ईपीएस 650 है और आपकी एक स्लाइड में आपने प्रोजेक्ट किया था 750, तो जैसे जैसे ईपीएस बढ़ते जाएगा ऑब्वियसली निफ्टी का प्राइस भी बढ़ते जाएगा। तो Right. क्या ये निफ्टी ये लेवल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता? देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि जो मर्यादित रिटर्न है उससे भी ज्यादा आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं कि भाई मैं अगर बाजार 10% गिर जाए, 15% गिर जाए, तब भी मैं पैसा बना के निकलूं। तो अगर आप अतिरिक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा वैल्यूएशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आर नॉट फेयर। दे आर फेयर ऑन द एक्सपेंसिव साइड, दे आर नॉट फेयर ऑन द चीप साइड। तो उस रेंज की अगर मैं बात करूं तो इट्स ऑन द अपर रेंज, इट्स नॉट ऑन द लोअर रेंज। वो बिल्कुल सही बात है कि मतलब अगर आपने यहाँ पर निवेश किया और बाजार में 15% की गिरावट आ गई और सामने 15% का ईपीएस ग्रोथ आया है तो ऐसा हो सकता है कि साल भर में आप कुछ ना कमाएं, लेकिन ग्रोथ आ रही है 15% ईपीएस, राइट? तो वो सेफ्टी तो आपको नहीं मिल रही है। दैट आई एग्री टू दैट एक्सटेंट मार्केट्स आर एक्सपेंसिव ऑन द फेयर साइड। पवन जी शर्मा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द प्रेजेंटेशन। इसमें ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन शेयर मार्केट्स को बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, से मेरे पास 10 लाख सरप्लस अमाउंट है, सो इसको मुझे एसआईपी में डिवाइड करना है, तो इसको हाउ मेनी मंथ्स में आई शुड डिवाइड? इसको 12 महीने में एसआईपी करना है या 18 महीने में करना है या 24 महीने में करना है? पवन जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एसआईपी और लमसम दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों साथ रहने वाली बातें। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, या ये नहीं। लमसम का मतलब होता है उस पैसे का निवेश करना जो आप कमा चुके हैं। एसआईपी का मतलब होता है अपने आप से ये वादा करना, मैं उस पैसे का हर महीने निवेश करूंगा जो आने वाले महीने में कमाऊंगा। एसआईपी इज फ्रॉम फ्यूचर इनकम, लमसम इज फ्रॉम पास्ट इनकम। आई थिंक आई एम फेयर, राइट? अब लमसम को इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसको बोलते हैं स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके लिए एसटीपी का तरीका है। उसमें आप क्या करेंगे, 10 लाख रुपए डेट फंड में डाल देंगे और डेट फंड में से 15 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में या महीने में जो भी आप तय करेंगे उसके हिसाब से एक टुकड़ा निकलता जाएगा, आप निवेश करेंगे। तो आप तो एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि अगले 10 लाख रुपए के कम से कम आप 12 टुकड़े कर लीजिए या 15 टुकड़े कर लीजिए, वो आप अगले 6-8 महीने 10 महीने में उसको आप निवेश कीजिए। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका है जो मैं व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूं, जरूरी नहीं आप उस तरीकों को फॉलो करें, वो है कि एक फंड होता है जिसको म्यूचुअल फंड में बोलते हैं एसेट एलोकेटर फंड। वो एसेट एलोकेटर फंड क्या करता है, वो स्वयं एक एल्गोरिथम के तरीके, एक क्वांट तरीके से तय करता है कि बाजार में किस लेवल पर कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। तो इस वक्त अगर आप 10 लाख रुपए एक एसेट एलोकेटर फंड को देंगे तो आपने तो 10 लाख जमा किया है, पर वो 10 लाख में से शायद 4.5 या 5.5 लाख के बीच में ही इक्विटी में जमा करेगा और बाकी पैसा वो डेट में रखेगा। तो अगर आप 3 साल के पहले मुड़ के एनएवी नहीं देखने के लिए लालायित हैं, 3 साल का समय दे रहे हैं, तो आप इस व्यवस्था से भी निवेश कर सकते हैं। तो या तो आप एसेट एलोकेटर में, हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, या आप एसटीपी के जरिए स्टैगर्ड वे में निवेश कर सकते हैं। लेकिन बाजार में आप निवेश न करें और करेक्शन का इंतजार करें, वो बुद्धिमानी नहीं होगी। उसका कारण ये है, पहला ये कि बाजार हो सकता है 3, 4, 5 महीने तक भी बढ़ता रहे बिना करेक्शन के, और दूसरा कारण ये है कि करेक्शन आने पर आपके मन में अहंकार आएगा, और अहंकार ये आएगा, देखो मैं जानता था कि बाजार गिरेगा इसलिए मैंने निवेश नहीं किया, और बाजार 55,000 से गिर के 50,000 हो गया है, और जब बाजार 50,000 होगा तो आप में पैटर्न सीकिंग बिहेवियर आएगा। वो अहंकार आपको इस बात के लिए मजबूर करेगा कि अब ये 45 जाएगा, और बाजार अगर 45 न जाके पुनः 52 आ गया तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे। अरे मैंने तो 50 देखा था, 52 पे कैसे करूं, और आप निवेश नहीं कर पाते। तो बुद्धिमान वही है जो हर दिन जब भी उसके पास में अतिरिक्त पैसा हो उसको किसी न किसी प्रकार से निवेश करने की कोशिश करता है। मधुसूदन जी सिंघल साहब।
हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अभी जो ये आईपीओ आ रहे हैं लॉस मेकिंग कंपनियों के और जिनके जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये बुद्धि का वैल्यूएशन आप क्या करेंगे, है ना? आप एक दुकान का वैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई जोधपुर में सूरती गेट में दुकान है, दुकान में इतना माल है, गोदाम में इतना माल है, इसकी वैल्यू होगी। जो स्थूल काया है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, पर एक आइडिया का, एक सॉफ्टवेयर का, एक डिजिटल एप्लीकेशन का, एक बुद्धिमानी का वैल्यूएशन क्या करेंगे? राइट, बड़ा मुश्किल है। तो ये जो आईपीओ, जो लॉस मेकिंग वाला आईपीओ है, वेंचर कैपिटलिस्ट जिनको पैसा दे रहे हैं, ये एक आइडिया पे काम करते हैं, राइट? एक डिजिटल आइडिया पे काम करते हैं, एक डिजिटल एप्लीकेशन पे काम करते हैं। अब वो डिजिटल एप्लीकेशन लेके 500 कंपनी आई होंगी, 500 कंपनियों में से 480 खत्म हो जाएगी, पर 20 ऐसा पैसा बनाएंगी जिसको हम कह नहीं सकते। तो इनका वैल्यूएशन समझने के लिए आपको सिर्फ अंदाज भर लगाना है कि ये कारोबार कितना बढ़ सकता है, और ये वैल्यूएशन आपको हर महीने उसको देखते रहना पड़ा होगा। और अभी आपको हमारे समाज में ऐसे बहुत कम एक्सपर्ट मिलेंगे जो डिजिटल एप्लीकेशंस के वैल्यूएशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सके। तो इसमें थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन तो रहेगा, लेकिन ये बात भी सही है कि फ्यूचर इन्हीं का है, ये भी सही है। तो आप कुछ पैसा जो कि आपको लगता है कि इस पैसे को आप कुछ समय के लिए भूल भी सकते हैं, तो उस पैसे को ऐसे निवेश के लिए आप आवंटित कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अंकित जी, Thank you for enlightening us, Sharma ji. My question is, if I have the ability to increase my SIP share at the current point of time, say for example, if I'm investing, say X share and X amount of money in SIP, and if I have opportunity or ability to increase my SIP shares at 2X, should I do it now or should I wait it? I'm continuing to invest the X amount of SIP for the current month as per your recommendation. But should I increase it to 2X if I have the ability to increase the same? You can increase it to 2X, but not into the pure equity fund, right? You increase it to 2X, let the contribution to equity funds keeps on going. The additional contribution should go either to the hybrid fund or to the debt fund, with our intention that as and when I'll get opportunity, I'll transfer entire amount into equities, right? तो वो एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी, राइट? तो आप जरूर करें, और बचत तो आप जितनी करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा बचत करेंगे उतने जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीबॉडी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपके बच्चे भी घर में होंगे जो आप शायद कमाई करना शुरू करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कमाई करना शुरू करेंगे। मैं आस पड़ोस में अपने बहुत से दोस्तों को, अब मेरे दोस्त इस उम्र के हो गए हैं कि सबके बच्चे काम पे लग रहे हैं। कुछ दोस्तों के बच्चे 3-4 साल पहले काम पे लग गए। तो मैं क्या देखता हूँ, बच्चे अपने मर्जी की चीजें खरीदते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आनंद तो मिलता है, पर वो तात्कालिक आनंद होता है। मैं आपको एक अपने अनुभव से बताता हूँ, जो व्यक्ति 22 साल की उम्र में कमाने लगता है, 23 साल की उम्र में कमाने लगता है, अगर वो अगले 12 साल बचत कर ले 25% ऑफ देयर इनकम, तो 35वें साल से उसको एक पैसा बचाने की जरूरत नहीं, and he'll be financially free. And this practically I have done with my brother, right? My brother is very young to me. Again, in 12 years, after 12 years of savings and investing in markets, today he is earning, whatever he is earning from his portfolio is more than what he is earning from his regular professional income, right? और हमें जितना जल्दी वो दिन हम जिंदगी में देख लें, उतना बेहतर हमारे जीवन में रहे। तो आप बहुत अच्छे विचार रख रहे हैं। आप अगर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप डेट में अपने या हाइब्रिड फंड में अतिरिक्त इनकम को डालें, और बाद में इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। सुनील जी। Thank you, Sagar bhai. Sir, couple of questions, not one question. I hope it is okay. Yeah, please. So first and foremost is, as you said, the larger are going to be larger, and it's a fact that in the current market we have seen that larger are becoming larger and larger. So is it safe to presume that it is better to be invested in mutual funds which are investing in large caps? Second thing which I wanted to understand was hybrid funds, which are the latest couple of years now in the system. They are doing pretty good. So is it safe to have a good amount of portfolio bifurcated between large cap and
hybrid fund. I don't want to move into small cap or mid cap. Somewhere I don't get that comfort with this kind of mutual funds. And third, and which is the last question, which is in continuation to the Zomato question which was asked. Yes, it's a tech company. Valuers about the tech is not available. Knowledge about the intellectuals are not available. But is it actually safe to invest in these companies specifically when the promoter themselves are selling out their stakes and they are not keeping their skin in the game? So these are the three questions, sir. See, many times small businesses which has a capacity to grow, the promoters get such a huge valuations that they get tempted to to share their holdings in the company. That's nothing surprising there. But let me come to the first part of your question, और वो बहुत important है. Let me continue in Hindi only because most of us will be very comfortable with that. अब देखिए कि आप थाली में खाना खाते हैं, अचार कितना ही स्वाद हो, आप कभी ये नहीं कहते मैं केवल अचार ही खाऊंगा, राइट? आपकी थाली में हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स, चावल जिसमें कोई स्वाद नहीं है, रोटी जिसमें कोई स्वाद नहीं, हमेशा रहता है, राइट? दिस इज व्हाट विद इन्वेस्टिंग इज. जिंदगी में दो बातों का झगड़ा है, एक है ज्यादा, एक है जल्दी. और जो ज्यादा और जल्दी करता है, दुर्घटना उसी के साथ में होती है. आपने सड़क पे ये पढ़ा होगा, दुर्घटना से देर भरी. लार्ज कैप में दुर्घटनाएं नहीं होती, वो आपको खत्म नहीं करते. ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना. तो लार्ज कैप कभी भी किसी भी समय में आपके पोर्टफोलियो में 50 से 60% लार्ज कैप आपके पास में होनी ही चाहिए. और अभी तो लार्ज कैपों के अच्छे दिन हैं क्योंकि लार्ज कैप का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, कारोबार भी बढ़ रहा है, मुनाफा भी बढ़ रहा है. स्मॉल कैप में आप क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि आपको अतिरिक्त अल्फा प्रदान करता है. तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको औरों से ज्यादा ही कमाना है और उसके लिए आप किसी भी तरह का विचलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तब स्मॉल कैप आपके लिए है. कि स्मॉल कैप आपको अजीब तरह की परेशानियां भी दे सकते हैं. इस बीच में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वन शुड नॉट ब्रेक इन द जर्नी, क्योंकि आपको जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म इज अ सम टोटल ऑफ शॉर्ट टर्म. स्मॉल कैप आपको 15 साल में लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देंगे, हर हाल में ज्यादा रिटर्न देंगे. पर 15 साल से पहले 10 साल आते हैं, 10 साल से पहले 1 साल आता है, 1 साल से पहले 1 महीना आता है, 1 महीने से पहले 1 सप्ताह आता है, 1 सप्ताह से पहले 1 दिन आता है, दिन से पहले 1 घंटा आता है, 1 घंटे से पहले 1 मिनट आता है, 1 मिनट से पहले 1 सेकंड आता है. इस सेकंड जिंदा रहूंगा तब 15 साल के दर्शन करूंगा. तो अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश किया है तो 15 साल तक जो हर सेकंड है, उस हर सेकंड में जिंदा रहने की अगर आपने व्यवस्था की है तो स्मॉल कैप आपको बहुत धनी बना सकते हैं. पर ऐसा 90% लोग नहीं कर पाते हैं और वो बाजार में पैनिक में भाग जाते हैं और आपके हाथ कुछ नहीं रहता है. तो ये सोचना है कि मैं लार्ज कैप हाइब्रिड में बना रहना चाहता हूं, अपने लार्जर पोर्शन ऑफ माय पोर्टफोलियो, दैट्स ए वाइज डिसीजन. और उसमें आप मर्यादित रिटर्न पाएंगे. और लॉन्ग टर्म में मर्यादित रिटर्न मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 13 से 14% मानी जा रही है. 14% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट में 2% की आप अतिरिक्त स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया, तो 13% में 2% आपने मिला दिया. 15% से ज्यादा टारगेट करने की हमें जरूरत नहीं है. ट्राई टू अचीव दैट 15%, दैट्स एनफ टू गेट रिच एंड रिटायर रिच. हम आखिर के 2 क्वेश्चन लेना चाहेंगे सर. आपका टाइम हम एक्सीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आई थिंक विनोद नाथानी जी. चाचा जब ऑफिस किया तो कितने विनोद जी. म्यूट है शायद. हेलो. ठीक है, तो पूरनमल जी तुलसियान आपने शायद अनम्यूट किया था आपका प्रश्न. हाँ पूरन जी, आप बोलिए. हाँ जी सर, गुड इवनिंग. बहुत अच्छा. थैंक यू. या मुझे ये पूछना था, जैसे मैं थोड़ा टाइम के लिए एक्टिव था इक्विटी मार्केट में, उसमें मैंने देखा जैसे बुक वैल्यू एक कंपनी की, एक समझिए एक्स बुक वैल्यू है, उसमें मार्केट में प्राइस जो चल रहा है वो उससे लेस चल रहा है. तो इसको कैसे उसको कैसे मतलब कैसे इसमें इन्वेस्ट के लिए सोचना? कारण क्या है, अभी कंपनी जैसे एग्जांपल ये जिंदल सा है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी बुक वैल्यू है 200 रुपया चिल्लर,
और अभी उसका प्राइस चल रहा है 120, मतलब 110 से 130 के बीच में घूम रहा है। तो मतलब इन्वेस्ट करने के पहले कैसे जज करें? मैंने सजमोन 10 साल देखिए मैं बहुत सिंपल सा आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं कि पहले तो आप ये समझिए कि स्टॉक के बारे में सीधे तौर पर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, वो हमारे रेगुलेशंस में नहीं आता है। और दूसरा कि ये जो भी स्टॉक की वैल्यूएशन है ना, वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, कैपिटल की कीमत क्या है, मतलब वर्तमान ब्याज दरें क्या है, और दूसरा ये जो कारोबार है, ये कारोबार में मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज क्या मिलेंगे। फ्यूचर कैश फ्लो से मतलब है कि ये जो कंपनी है ये हर महीने हर साल प्रॉफिट क्या कमाएगी। शेयर प्राइस जो आम जनता सोचती है कि आज 200 रुपया है, कल 400 रुपया हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, ऐसे काम नहीं करता है। वो काम ऐसे करता है कि कंपनी जो है उसको खरीदने के लिए आप वर्तमान में बैंक से पैसा निकालेंगे और बैंक में वो पैसा 5% दे रहा है, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो वो 5% है, 6% है या 8% है, पहले तो वो तय करता है कि कारोबार की कीमत क्या होगी। दूसरा, कारोबार की कीमत तय करता है कि कारोबार फ्यूचर कैश फ्लोज क्या देगा। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश वैल्यूएशन, है ना। फ्यूचर में इसके कैश फ्लोज मेरे को क्या आएंगे, और वो कैश फ्लोज क्या आएंगे वो निर्भर इस बात पे करता है कि ये जो कारोबार है, ये जो बिजनेस है, ये मुझे कितनी ग्रोथ देगा प्रॉफिट में। उस प्रॉफिट का आकलन किया जाता है, और ये आकलन कयास भर है, इसमें कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये सिर्फ कयास है। कुछ लोग कयास लगाते हैं कि 15% से बढ़ेगा, कुछ लोग कयास लगाते हैं कि ये 10% से बढ़ेगा। अब आपका सवाल आता है कि कंपनी अगर बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रही तो इसका कारण क्या है। इसका कारण एक तो ये है कि फ्यूचर के बारे में इन्वेस्टर आश्वस्त नहीं है। दूसरा, उस कंपनी ने जो बैलेंस शीट तैयार की है, इन्वेस्टर उसमें आश्वस्त नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू इज अ रिजल्ट ऑफ बुक। तो अगर आपकी बुक में विश्वास नहीं है तो बुक वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। जैसे आपने बहुत से पीएसयू बैंकों के साथ में देखा कि भाई हमें इस किताब में मालूम ही नहीं है कि एनपीएस कितने हैं और कितने बढ़ जाएंगे। आपको उस किताब में विश्वास नहीं हो रहा तो आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो बुक वैल्यू नॉर्मली स्थूल बिजनेस के साथ, जहां पर एसेट्स ज्यादा होते हैं, वहां पर काम आता है। पी वैल्यूएशन उस कंपनी में काम आता है जो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजीज, वहां पर आप पी वैल्यूएशन देखते हैं। बैंकिंग में आप बुक वैल्यू देखते हैं, और फिर आप तय करते हैं कि ये खरीदने लायक कंपनी है कि नहीं कंपनी है। इन्फोसिस आप खरीदने जाएंगे या फार्मा कंपनीज आप खरीदने जाएंगे तो वहां पर बुक वैल्यू को कोई महत्व नहीं। विनोद जी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। आप? सर बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर जी, आज का मार्केट के अंदर जिस प्रकार से वैल्यूएशन, हमें लगता है कि आज शेयर प्राइस ज्यादा है और एसआईपी अभी बढ़ाने, मतलब अब एसआईपी के सेम अमाउंट में कम यूनिट आएंगे। तो जब मार्केट सस्ता होगा तो मार्केट में परचेस ज्यादा होना चाहिए। यदि हम एसआईपी के अमाउंट बढ़ा सकते जब मार्केट सस्ता हो, और एसआईपी के अमाउंट घटा सकते जब मार्केट महंगा हो, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक्स अमाउंट दे रहे हैं एसआईपी के, वो प्लस 25% प्लस माइनस करके कहीं एडिशनल गेन हो सकता है क्या? so that बिल्कुल हो सकता है। ये तो बहुत सुंदर तरीका है, इसको हम स्मार्ट एसआईपी कहते हैं। दीपक जी आपको इसकी व्याख्या आराम से व्यवस्था करके दे देंगे आपको। ये बड़ा इज ए स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके सर, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर आपने ये कर लिया तो वो तो बहुत सबसे बेहतरीन तरीका है निवेश करने का। तो आई थिंक हम अब समय सीमा में रहना चाहते हैं, और सभी प्रश्नों का आपने इतना डिटेल्ड उत्तर दिया, इतना कन्विंसिंग उत्तर दिया, जो मैं अगर रिकॉल करता हूं तो जैसे लमसम वर्सेस एसआईपी का जो कंसेप्ट आपने बताया तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, नवीन लगा। मैंने भी पहले इतना नहीं सुना था। फाइनेंशियल फ्रीडम को शर्मा जी आपने इतना सिंपल तरीके के एग्जाम्पल से समझाया। एसेट एलोकेटर फंड्स की आपने बात की, आपने कई पहलुओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लिंक करके हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। यानी कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल था, उसे हमें वापस से इसको देख के समझने की जरूरत पड़ेगी हम में से बहुत लोगों को। लेकिन जो जवाब आपने दिए हैं हम सभी के Q&A के, वो बहुत ही बेहतरीन जवाब थे, और सभी के प्रश्नों के पीछे आपने लॉजिक्स भी दिए हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का भी बात किया है। तो बहुत ही हम सब के लिए आज का सेशन यूजफुल रहा है। और जो आपने शुरुआत में बात की कि हम जब पहली बार मिले थे तब 3000 का सेंसेक्स था, और मुझे याद है 3000 के सेंसेक्स पे आप जब 50,000 की बात करते थे तो शायद लोग मानते नहीं थे, और आज 56,000 55,000 के इंडेक्स पे आप 5 लाख की बात कर रहे हैं तब भी शायद बहुत लोग नहीं मानेंगे। लेकिन ये सच है, हमने
वो 3,000 से 55-56,000 की जर्नी तो हमने आपने आंखों से देखी है। और मतलब आप बताते हैं, आपने जो बात मुझे कही, याद है वर्ड, आपने मंत्रमुग्ध भारत करके एक स्लोगन दिया था, और वो हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। और ललित जी, आपने जो बात छेड़ी, माफी चाहता हूँ, एक क्षण आपसे चाहूंगा। मैंने अपने पिता का जिक्र किया था कि 1960 में उन्होंने कमाना शुरू किया। उनकी जो पहली तनख्वाह थी, पहली जो उनकी इनकम थी, वो 85 रुपए थी। और मुझे वो वाकया याद है, मेरी उनसे एक बार बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि 57 रुपए तोला सोना था जब उनको उनके हाथ में उनकी पहली कमाई आई। तो क्योंकि मेरे साथ 7 लोगों का परिवार था, तो मैं सोना नहीं खरीद सकता था, नहीं तो मैं अपनी तनख्वाह में 1.5-2 तोला सोना खरीद सकता था। तो मुझे याद आया जब ये पिछले साल सोना 57,000 रुपए हो गया। 1960 में अगर कोई मेरे पिता को बोलता कि ये सोना 57,000 हो जाएगा, जो 57 था, तो मेरे पिता उसको मूर्ख मानते, पागल मानते, उसकी हंसी उड़ाते। क्योंकि 1960 में 57,000 रुपए तो महाराजा जोधपुर का प्रीवी पर्स नहीं था। तो महाराजा की साल भर की आमदनी इतनी नहीं हो सकती, इतना 1 तोला सोना कैसे हो सकता है, दुनिया में कोई यकीन नहीं करता। ये जो समय है ना, ये समय बड़ा बलवान है, कंपाउंडिंग, इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरत है। और हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बाजारों को कहाँ ले जा सकती है, और अगले 10 वर्ष तो सबसे अनुपम वर्ष है, ये मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आपकी बातों को जब जब भी सुना है, तो हमारा जो कन्विक्शन है और लॉन्ग टर्म में बने रहने का कन्विक्शन है, वो एक्चुअली हर वक्त मल्टीप्लाई होता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने हमें सरलता से बताया कि हम जब इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, तो हम एक कारोबार के मालिक बन जाते हैं बिना किसी एफर्ट के, यानी कि जिसने कंपनी लगाई बहुत बड़ा एफर्ट किया, लेकिन हम सीधा एक छोटा सा अमाउंट हमारा डाला और हम मालिक बन गए उसके। और आपसे हमें ये पता लगा कि 16% की पर एनम की कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर मिलती है, तो दुनिया में इससे बेहतरीन कुछ और ये उपाय विकल्प हो ही नहीं सकता वेल्दी बनने का। और आपने हमें ये भी बताया कि हमें इक्विटी का चरित्र को स्वीकार करना है, और उसको और भी हमें, जब आपने स्मॉल कैप और मिड कैप की बात की, तो वो और हमें पुख्ता हो गई कि अगर हम स्मॉल कैप में जो विचलन आएगा उसको हम अगर देख सकें, उसको हर सेकेंड, हर घंटे और हर दिन, तो हम जरूर स्मॉल कैप में बने रहें। अदरवाइज अगर हमारी फिलॉसफी को एक लार्ज कैप फिट हो रहा है, तो हम उसी में बने रहें। वेल्थ क्रिएशन उससे भी हो सकता है। और फिर जो एग्जांपल मुझे याद आता है, जो आपने मुझे बताया अभी आज की बात में बताया, कि हम कार तो हम निकालते हैं, उसकी किसी तरह से जांच नहीं करते और उस पर चल पड़ते हैं, लेकिन एक हवाई जहाज जब एक निकलता है उड़ने के लिए, तो उसकी 50 जगह से क्रॉस चेक और रीचेक होता है। तो इसलिए हम उसमें काफी सुरक्षित रहते हैं, जिसका आप आई थिंक यही कहना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हम आते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स है। जो आम आदमी को लगता है कि यस, म्यूचुअल फंड में मैं पैसा किसी और को दे रहा हूँ, तो उसको वो कंट्रोल या उसका मैनेजमेंट सुचारू रूप से करेगा कि नहीं, तो ये दिल में बात पुख्ता हुई कि यस, इट इज मच बेटर टू बी विद म्यूचुअल फंड्स। और आपने हमें बताया कि पिछले 4-5 सालों में लगभग सभी इक्विटी स्कीम में पैसा दुगना हो गया। सो अपने आप में बेहतरीन एक रिटर्न हमें इक्विटी मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स के जरिए मिला है। और आपसे ये जानने मिला कि SIP हमारी भावनाओं को कंट्रोल करती है। इनफैक्ट ये रामबाण है। अब ऐसे शब्द हैं कि दिल में एकदम बैठ गए हैं, रामबाण है। अभी रामबाण ही हमारी जो है, और ऐसे जब ये कन्विक्शन के साथ ही हम जब निवेश करते हैं या जब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो डेफिनेटली हम सभी का इसमें बहुत बड़ा फायदा आगे आने वाले समय में हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपसे ये बात आज खास जानकारी जान के पूरे डिटेल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ ये मिली, और कन्विक्शन भी हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी है देश की, वो प्री कोविड के बदले में आज पोस्ट कोविड में बहुत ज्यादा से पुख्ता हो गई, सशक्त हो गई है। तो बहुत ही अच्छी बात थी। और आपका एक जो वीडियो क्लिपिंग आपने हमें छोटा सा पहले भी भेजा था, हमने आज भी वापस आपसे सुना कि हमारी जो IMF की प्रेडिक्शन के अनुसार GDP हमारी जो है 5 साल में दुगनी हो जाएगी। और वो इतनी बड़ी बात है कि जो आज से 75 साल में जो हमने नहीं कमाया, उससे ज्यादा हमारी ग्रोथ अगले 5 साल में पॉसिबल है। बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक आपने जो हमें इतना आज समय दिया और इतना हमारा जो ये मार्गदर्शन किया, इसके लिए थैंक यू। बहुत ही छोटा शब्द रहेगा, फिर भी औपचारिकता के नाते मैं हम सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज के लिए हम सभी पार्टिसिपेंट से विदा लेते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर हम जरूरत पड़ेगी तो शर्मा जी से भी फिर से टाइम लेंगे, और किसी टॉपिक पे और किसी इस तरह की डिस्कशन में जरूर से सम्मिलित होंगे। सो आप सभी के ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। सभी को प्रणाम।
थैंक यू सो मच। थैंक यू ललित जी, इस अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय हिंद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।